हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो आपका एग्जाम है 17 मार्च का। उसके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के, जो पिछले 9 सालों के हैं, 2015 से लेकर 2023 तक है, जिसमें ऑलरेडी एक सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर दी थी जिसका नाम था इंडियन पॉलिटी। बीच में थोड़ी सी तबियत स्लो डाउन हो गई, इसकी वजह से ये डिले हो गया और आज हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा हिस्ट्री, फिर एनवायरमेंट, फिर साइंस, फिर इकोनॉमिक्स। तो इसी तरीके से हर 2 से 3 दिन में मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स की क्लासेस देते रहूंगा और जहां पे आप पीवाईक्यू के बेस पे ये देखोगे कि जो ऑप्शन है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो क्वेश्चन है, जो आपके आगामी परीक्षा 17 मार्च 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और साथ में करंट अफेयर्स की सीरीज भी आप लोग देखते रहना। 2 महीने की अपडेट सीरीज में लेकर आने वाला हूं 2 से 3 दिन में, घटनाचक्र, ई दृष्टि का हैंड रिटन नोट्स, जो कम समय में आप रिवाइज कर पाओगे। और अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, वहां से हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी मैसेज के थ्रू, और वहां पर आपको सारी पीडीएफ की प्रोवाइड कर दी जाएगी। चार्जेस वगैरह जो भी होंगे वो सारा आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे 2023 का पेपर। पहला पॉइंट है आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं, तो इन्हें हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अच्छा, नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि एक ऐसा स्रोत जो कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे पानी की बात करें, हवा की बात करें, यानी विंड एनर्जी हो गई, वाटर एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी, सूर्य की एनर्जी जो है, और जबकि आपका जो पारंपरिक स्रोत होते हैं उनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ईंधन हो गया, डीजल हो गया, ये सब जो है कि जीवाश्मिक ईंधन है। करोड़ों वर्षों के पश्चात इनका निर्माण हुआ और अगर हम इनका अति आधुनिक तरीके से दोहन करेंगे या जो है कि खराब तरीके से, तो कहीं ना कहीं जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। और इसीलिए जो है कि अब नवीकरणीय ऊर्जा को हमें एक नए विकल्प के रूप में देखा जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राकृतिक गैस किस प्रकार का है। अब प्राकृतिक से आपको लगता है ये नेचुरल है, लेकिन असल में ये जीवाश्मिक ईंधन होता है, पारंपरिक ईंधन। उसी तरीके से आप भूतापीय ऊर्जा को देखोगे तो आपको लगेगा पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है ये भी तो जीवाश्मिक होगी, लेकिन ये नवीकरणीय ऊर्जा होती है। और यही स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया था 2023 के पेपर में। तो नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल हो गए जैसे विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा को ही मुख्य रूप से सूर्य की एनर्जी के रूप में भी कहा जाता है। तो भूतापीय ऊर्जा को याद रखना, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। जबकि प्राकृतिक, अगर आप बात करोगे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, तो ये आपका पारंपरिक यानी कि जीवाश्मिक ईंधन है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहां पर पूछा गया था आपसे सत्य कथन। आप लोगों को थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम हो सकती है मेरी, लेकिन ध्यान देना कि थोड़ी तबियत खराब थी इसलिए मैं क्लियर आवाज नहीं आ पा रही होगी, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको आवाज पूरी समझ में आए। जैसे सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। 0 से 90 डिग्री यानी कि ध्रुवों पर जाने से लवणता में कमी आती है, परंतु उच्चतम लवणता आपको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस यानी उत्तरी अक्षांशों पर पाई जाती है, जहां पर 36% जो है कि होती है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है और आर्द्रता कम होती है, वर्षा अधिक कम होती है। अब इस पॉइंट को आप लोग ऐसे समझ लो, देखो लवणता का जो मतलब होता है, लवणता कहाँ पे अधिक होगी, जहां पर आपका टेम्परेचर अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो पानी क्या होगा, गर्म होगा। पानी गर्म होकर भाप बनेगी और भाप बन के ऊपर उड़ेगी, और जब भाप बन के ऊपर उड़ेगी तो पानी का जो नमक होगा यानी कि समुद्र का, वो नमक पानी की सतह पर आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं लवणता। तो ये जो पानी नमकीन है यानी कि खारा पानी, ये सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलेगा, जहां पे टेम्परेचर अधिक होगा। तो सामान्यतः आप कहोगे सर 0 डिग्री पे अधिक होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बीच में होता है, कर्क और मकर रेखा के आसपास। तो ये भी स्पेशली 20 से 30 डिग्री पर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे अगर दोस्तों टेम्परेचर अधिक है, मैं ये चीज मानता हूं आपसे, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, वहां पे वर्षा भी तो अधिक हो रही है, और जब वर्षा अधिक हो रही है तो वाष्पीकरण का मौका कहां मिला, नहीं मिल पाया। इसलिए 20 से 30 डिग्री के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, और इसलिए यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन होता है और भाप बन के पूरा का पूरा पानी जब उड़ जाता है तो वहां पर लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। तो हमेशा याद रखना कि उच्चतम लवणता आपको कहां मिलेगी, 20 से 30 डिग्री। और सबसे अधिक वान झील में लवणता देखने को मिलती है, मृत सागर में लवणता देखने को मिलती है। ये सभी कहां मिलते हैं, 20 से 30 डिग्री के आसपास मिलते हैं, 0 डिग्री पे नहीं मिलते हैं। क्लियर? और एक बात और याद रखना कि 0 डिग्री से आप ऊपर की ओर जाओगे यानी कि 90 डिग्री की ओर, तो लवणता का मान क्या होगा, कम होता चला जाए, क्योंकि 90 डिग्री के आसपास तो टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। तो यहां पर वाष्पोत्सर्जन जब नहीं होता है, भाप नहीं बनती है, इसलिए वहां पे लवणता कम होती है। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो यहां पर ये क्या है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे
कि यूएसए एवं मैक्सिको के बीच सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? तो रियो ग्रांडे के नाम से एक नदी है जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। हालांकि वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में करा रहा था, जिसमें 3 क्लासेस के बाद उसको होल्ड कर दिया क्योंकि कुछ क्लासेस पेंडिंग थी यूपी पीसीएस के लिए, तो उनको कंप्लीट कर रहा था। लेकिन आज से पूरी कोशिश रहेगी कि शाम को आपको क्लास देखने को मिले। अगर शाम को नहीं मिलेगी तो सुबह तो देखने को देखो मिलेगी। अब मैप की क्लास शुरू कर रहा हूं मैं। तो ये रियो ग्रांडे नदी, जिसमें मैंने आपको यूएसए और मैक्सिको के बीच बताया था, अगर नहीं बताया होगा तो आज की क्लास में देख लोगे। तो ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है राज्य या यूनियन टेरिटरीज, और उनसे संबंधित दर्रे पूछे गए थे। जैसे उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में माणा, कभी कभी इस माणा को जो है माना भी लिखा जाता है, तो मान के चलना कि ये दोनों एक ही है। नीति दर्रा, बालचा, लमलंग आदि, आपने ये दोनों नाम नहीं सुने होंगे जनरली किसी किताब में, ठीक है। तो बालचा और लमलंग भी यही के है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो बोमडिला, दीफू, दिहांग दर्रा आदि। दीफू को याद रखना, कुछ लोग इसे मिजोरम मेघालय की तरफ ले जाते हैं, जबकि है ये अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो रोहतांग दर्रा है, कुजुम दर्रा है, बरालाचला, सिपकिला दर्रा। तो कुंजुम दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख की बात करेंगे तो अगिल, चांगला, कराकोरम। आपको कराकोरम तो पता होगा कि लद्दाख में, लेकिन चांगला और अगिल को भी याद रख लेना, ये भी आपके लद्दाख में। अगला पॉइंट है माउंट न्यूमैन, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले ये जानना है कि माउंट न्यूमैन है कहां पे? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब सोचिए 2023 का वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप का क्वेश्चन है, आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि माउंट न्यूमैन जो है कि कौन सी लोकेशन है, कहां पर है ये? तो ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कराऊंगा तो सारी चीजें वहां पे कवर कर दूंगा, और लौह अयस्क के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट आता है, आपसे पूछा गया था कि सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो देखिए रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है, और बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। तो जो रामगंगा नदी है वो आपके बिजनौर से प्रवेश करते हुए कन्नौज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, और बेतवा नदी आपकी हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। कहां पे मिलती है? हमीरपुर में। आगे चलते हैं। अच्छा, यमुना जो है कि यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां, ये मैंने इंडियन ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स में कवर कर दिया है कि कौन सी नदियां दाहिने तट से मिलती है, कौन सी बाएं तट से मिलती है, किन किन जगहों पे। जैसे हमीरपुर में कौन सी नदी मिलती है, केन कहाँ मिलती है, और बेतवा कहाँ मिलती है, चंबल कहाँ मिलती है, ये सारी की सारी मैंने क्लासेस करा रखी है शॉर्ट नोट्स में। आगे देखते हैं, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? जो फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि का विकास किया गया, तो ये स्पेन और अमेरिका वासियों को जाता है। क्यों कहते हो? क्योंकि भाई अमेरिका वासी वहां पे कैसे पहुंच गए भाई? तो सिंपल सी बात है कि जब फिलीपींस पे जो है कि आधिपत्य रहता था, कॉलोनियल स्टेट चलती थी उपनिवेश के समय, तो उस समय स्पेन और अमेरिका वासियों ने यहाँ पे नारियल और गन्ने की खेती का विकास किया। अब यहाँ पे कुछ नदियां हैं और उनके उद्गम स्थल पूछे गए थे। देखिए ज्योग्राफी से बहुत आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सारे प्रश्न मैंने शॉर्ट नोट्स में करा रखे इंडियन ज्योग्राफी के, आप वहां से देख सकते हो इसको। जैसे यमुना नदी का पूछा जा रहा है तो ये यमुनोत्री से निकलती है, हालांकि यमुनोत्री ना भी दे तो आपको बंदरपुंछ दे सकता है। कृष्णा नदी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की चोटियों से निकलती है। गोदावरी नदी की बात करें तो नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ध्यान देना, कृष्णा और गोदावरी दोनों ही महाराष्ट्र से निकलती हैं, लेकिन एक महाबलेश्वर से और एक त्र्यंबकेश्वर से। और महानदी की बात करेंगे तो इस सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहां से? सिहावा पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है आपका पर्वत और देश। अब जैसे किलिमंजारो की बात करेंगे तो ये तंजानिया का है। कहाँ होगा? तंजानिया का। हालांकि ये माना जाता है कि इसको माउंट कीबो भी कहा जाता है, माउंट कीबो, ठीक है, कीबो भी कहा जाता है। टॉपकल की बात करेंगे, टुपकल की, तो ये मोरक्को में पाया जाता है। स्टैनली की बात करेंगे तो युगांडा में है। हॉगर की बात करें तो ये अल्जीरिया में। तो ये प्रमुख पर्वत हैं जो अल्जीरिया के हो गए, युगांडा, मोरक्को, तंजानिया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे झील है और कुछ यहाँ से देश हैं, जैसे मराकाइबो झील, ये वेनेजुएला में है। हालांकि ये आपके साउथ अमेरिका का जो ऊपरी हिस्सा वेनेजुएला का, तो ये अटलांटिक ओशन में जो है कि अपने मतलब कि डेल्टा को बनाती है मराकाइबो। मिशिगन नदी की बात करें, ये आपके मिशिगन झील, ठीक है, ये आपके यूएसए में स्थित है। जो आपकी ग्रेट लेक है, जहाँ पे सुपीरियर लेक होगी, जिसको आज मैं कराऊंगा स्टेट मतलब मैप में प्लस के, तो उसमें सुपीरियर झील हो गई, ह्यूरॉन हो गई, मिशिगन हो गई, ईरी हो गई, ओंटारियो हो गई, तो वहां पे देखने को मिलेगी। ओनेगा झील की बात करेंगे तो रूस में स्थित है, ये आपके आर्कटिक ओशन में गिरती है। और बैकाल झील की बात करेंगे तो ये भी रूस में है, और यह दुनिया की सबसे गहरी झील मानी जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हंगुल नाम का जो लाल हिरन है यानी कि रेड डियर, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और ये एक हिरन की प्रजाति होती है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर को क्या कहेंगे? भाई रेगिस्तान को मरुद्भिद कहते हैं, तो मरुद्भिद जानवर जैसे कि हिरन हो गया, बिच्छू हो गया, वर्मी छिपकली हो गई, ऊंट हो गए, ये सभी रेगिस्तान में आवास करते हैं। आगे देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए रेगिस्तान के क्रम। अब यहां पर ध्यान देना कि आप कहोगे कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, तो यहां पर जरा सही कर लेना कि ये घटते हुए क्रम नहीं रहेगा, ठीक है। जो लोग पीडीएफ बाय करेंगे तो उनको मैं सही करके दे दूंगा, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम रहेंगे। तो जो ऑप्शन दिए गए थे अगर उनके अनुसार देखें तो यहाँ पे ग्रेट सैंडी हो गया,
जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया का है, फिर गोबी मरुस्थल, ये आपका चाइना में आता है, अरेबियन मरुस्थल, और इसके बाद आता है आपका सहारा मरुस्थल। ये तो जो है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना है, तो जो अफ्रीका में आता है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। तो यहाँ पे घटते नहीं रहेगा, ये बढ़ते हुए क्रम रहेगा। फिर यहाँ पर किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, और ये 5 जो है कि प्रयाग का निर्माण करती है। तो कौन कौन से प्रयाग होगा, जैसे अगर आप देखोगे कि देवप्रयाग में आपको अलकनंदा नदी से कौन मिलता हुआ दिखेगा, भागीरथी, जो कि प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इसको भी मैंने डिटेल से इंडियन ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स में कवर किया। विष्णुप्रयाग कब बनेगा, जब अलकनंदा से आपकी धौली गंगा आकर मिलती है, और जब अलकनंदा से पिंडर नदी मिलेगी तो कर्णप्रयाग निर्मित होगा, और अलकनंदा से जब नंदाकिनी मिलेगी तो नंदप्रयाग निर्मित होगा, और अलकनंदा से जब मंदाकिनी मिलेगी तो आपका रुद्रप्रयाग निर्मित होगा। तो ये 5 प्रयाग याद रख लेना कि कौन सी नदी आकर मिलती है, अलकनंदा। बेसिक नदी आपकी अलकनंदा ही रहेगी, अलकनंदा में ही भागीरथी, धौली गंगा, पिंडर, नंदाकिनी, मंदाकिनी, ये जब नदियां मिलती है तो देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और रुद्रप्रयाग बनता है। तो ये बेसिक है। आगे देखते हैं एल नीनो के बारे में। तो एल नीनो के बारे में जो सत्य कथन पूछा जा रहा है, एल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू तट के समीप पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। तो एल नीनो क्या होती है, एक गर्म जलधारा होती है, जबकि ला नीना ये ठंडी जलधारा होती है। एल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री टेम्परेचर क्या करता है, समुद्री पोषक तत्वों में कमी करता है और प्लैंकटन की उत्पादकता में नुकसान करता है, क्योंकि जब बहुत अधिक मात्रा में टेम्परेचर गर्म हो जाता है वहां पे, जबकि वहां पे नॉर्मल जो है कि क्या होता है, जो पेरू चिली वाला जो तट देखा है आपने प्रशांत महासागर पे, तो वहां पे ठंडी जलधारा रहती है ला नीना, लेकिन वहां पे एल नीनो की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, और ऐसे में पूरा का पूरा इकोसिस्टम वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है, और भारत को भी नुकसान होता है कि यहाँ पे वर्षा काल में सूखा पड़ने लगता है, क्योंकि जो एल नीनो होती है वो अपनी गर्म जलधाराओं का प्रभाव क्या करती है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ वर्षा कराती है, फिलीपींस की तरफ कराती है, लेकिन भारत में क्या होता है, मौसम सूखा पड़ जाता है। तो एल नीनो कभी भी भारत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, याद रख लेना। यहां पर यह भी प्रश्न आया था कि सिवाना समुद्र और कल्पक्कम ये क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को सिवाना समुद्र के बारे में नहीं पता था, पहली चीज तो ये। तो देखिए सिवाना समुद्र आपका कर्नाटक में है, और ये जल शक्ति से संबंधित है, जो कि 1902 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इसी को शिव समुद्रम भी कहा जाता है, लेकिन प्रश्न में सिवाना समुद्र करके पूछा गया तो मैंने यही स्टेटमेंट यूज किया। और कल्पक्कम की बात करें, ये तमिलनाडु का एक न्यूक्लियर प्लांट है जो कि नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है और जो रसिया के सहयोग से स्टैब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि कथन और कारण के बारे में। तो दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भारत का ये दक्षिणी तट अगर आप देखोगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून की कुछ हवाएं इस तरीके से प्रवेश करती हैं, और वो पश्चिम घाट पे तो बहुत अधिक वर्षा करती है, लेकिन तमिलनाडु के तट पे वर्षा नहीं करा पाती है, और यहाँ पे तमिलनाडु का जो तट होता है वो शुष्क यानी कि सूखा रह जाता है। तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है, क्योंकि इसकी एक और शाखा है जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, और इसके समानांतर है, क्योंकि यहां पर उसका हवा प्रवेश नहीं करती। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही करती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा कहां से मिलेगी, लौटते हुए मानसून से जो बंगाल की खाड़ी से पानी लेकर आएगी और यहाँ पे तमिलनाडु के तट पे वर्षा कराएगी, जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं या मानसून का निवर्तन भी कहते हैं, जो अक्टूबर नवंबर में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह है और उनसे मिलान करने को देश दिया है। जैसे इगारका बंदरगाह आपका रूस का है, जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया का है, मोंटेवीडियो बंदरगाह उरुग्वे का है, और रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड का, जो कि राइन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है। तो भाई यहाँ पे होता है कोरिलिस बल, क्योंकि आप अगर पृथ्वी पर देखोगे 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं, और ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया नॉर्थर्न, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हवा अपने बाईं ओर घूम रही है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रही है, हवा अपने दाहिनी ओर घूम रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि कोरिलिस बल के कारण होता है। और कई बार पूछा जाता है कि कोरिलिस बल का मान कहां पर सर्वाधिक होगा, तो 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ पोल पे सबसे अधिक पाया जाता है, और 0 डिग्री पर शून्य होता है। लेकिन ये आदर्श स्थिति होती है, अगर हम व्यवहारिक स्तर पे देखें तो 60 से 70 डिग्री के आसपास जो है कि आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है कोरिलिस बल, क्योंकि यहाँ पे पीजीएफ जो होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो आपको दाब प्रवणता बल, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके मेंस ओरिएंटेड टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं, अभी नहीं, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम्स के बाद आपको ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। पीजीएफ और कोरिलिस बल का मान जब इंक्लूड हो जाता है एक साथ, तो 60 से 70 डिग्री पे सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है। लेकिन आदर्श दशा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो 0 डिग्री पे 0 होता है। और ये उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी घूमती है तो क्या करती है, हवाओं को अपनी ओर खींचती है।
खनिज संपदा के संदर्भ में सत्य कथन की बात की जा रही है, जैसे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा के भंडार मिले हैं और भारत अनेक खनिजों जैसे लिथियम, निकेल, कोबाल्ट इन सभी के लिए आयात पर निर्भर है। भाई हमारे यहाँ जो है कि लिथियम भी बिल्कुल नहीं पाया जाता, बहुत ही कम पाता है, निकेल और कोबाल्ट भी बहुत कम पाया जाता है, इसलिए हम इसके लिए मुख्य रूप से क्या है, आयात पर निर्भर करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में देखने को मिले लिथियम के अनुमानित भंडार, लेकिन अभी इसकी कोई खुदाई वगैरह नहीं हो रही है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कुछ नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं। जैसे आप देखोगे यही कुछ 10-12 प्रमुख नदियां होती है जो बार बार पूछी जाती है। ये सभी मैंने सहायक नदियों के साथ भी चैप्टर वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी में कंप्लीट किया है। यहाँ देखो कि गोदावरी की बात करेंगे तो इसकी प्राणहिता, पूर्णा, मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा। इंद्रावती को जरा याद रख लेना क्योंकि ये बार बार डिस्प्यूटेड है और इसको बार बार पूछा जाता है। महानदी की बात करेंगे तो शिवनाथ, हसदेव, इब, तेल, जोंक, ओंग। अब यहाँ पे आपको इब नदी, तेल नदी, जोंक नदी, ये तीनों नदियों को याद रखना है क्योंकि महानदी की सहायक नदी होती है। कृष्णा नदी की बात करेंगे तो तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। अब दूधगंगा याद रखना क्योंकि यहाँ पे कृष्णा की सहायक नदी है। कावेरी में देखें तो अमरावती, हेमवती, भवानी, काबिनी। आपको काबिनी और भवानी याद रखना है कि ये कावेरी की सहायक नदी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काबिनी जैसे मिलते जुलते नाम से एक ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है जो आपको कामेंग नाम से मिलती है आसाम के आसपास। नेक्स्ट है आपका यूक्रेन का सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो दोनेत्स्क कोयला बेसिन है। ये दोनेत्स्क या डोनेटस्क कह दो, तो ये यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है। लैटेराइट मिट्टी के बारे में आपसे सत्य कथन पूछा जा रहा था। जैसे मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब तापमान आपको कहाँ मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, इट मीन्स कि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में। और भारी वर्षा कहाँ होगी, जहां पे आर्द्र जलवायु होगी, तट के समीप वाले क्षेत्रों में या दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको लैटेराइट मिट्टी का विकास सबसे अधिक देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि एल्यूमिनियम व आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही इसका लाल रंग होता है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इसमें Fe पाया जाता है सबसे अधिक, जो कि आयरन से संबंधित होता है, और एल्यूमिनियम भी, इसलिए इसका रंग लाल होता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। फिर आते हैं हम लास्ट प्रश्न पे, 2023 का जो है क्या पूछा जा रहा है इसमें कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। तो देखिए समताप मंडल में सामान्यतः पाई जाती है, जो कि 15 से 35 किलोमीटर तक होती है। और मैं आपको बताते चलूं कि क्षोभ मंडल में भी थोड़ी सी ओजोन परत पाई जाती है, क्योंकि आपने ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषणकारी गैसों के रूप में ओजोन को भी पढ़ा होगा। कैसे, क्योंकि जो ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है लगभग वो 90% होती है और वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो क्षोभ मंडल में 10% के आसपास मौजूद होती है वो प्रदूषणकारी के रूप में मानी जाती है। लेकिन यह पराबैंगनी वाले की पूछा है, तो पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी, ये आपके समताप मंडल में स्थित होती है। तो आपने देखा इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिला के एवरेज जो है कि 20 से 22 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 2023 में 24 प्रश्न आए थे। अब इसके बाद हम लोग कवर करेंगे 2022, इसी तरीके से हम पूरा 2015 तक कवर करेंगे। 9 साल में आपको 180 प्रश्न देखने को मिलेंगे केवल ज्योग्राफी से, और इसकी व्याख्या को भी अगर मैं जोड़ लूं तो लगभग 500 प्रश्न ये हो जाएंगे। और 500 प्रश्न से आपके इस यूपी पीसीएस में 12 से 13 मतलब 10 से 12 प्रश्न बिल्कुल सेम मिल जाएंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पर, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है भूतापीय ऊर्जा, जो कि एक नवीकरणीय स्रोत है। मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, चाहे प्राकृतिक गैस को लेकर चाहे भूतापीय ऊर्जा को लेकर। अभी 2023 में भी पहला प्रश्न था और 2022 का भी ये पहला प्रश्न है। क्यों इसको पूछा जा रहा है, क्योंकि आप जितनी भी ऊर्जा को कनेक्ट करते हो, चाहे विंड एनर्जी देख लो, इसमें भी सोलर की योगदान होता है। आप चाहे किसी भी प्रकार की टाइडल एनर्जी देख लो, ज्वारीय ऊर्जा, या सोलर एनर्जी को देख लो, या फिर आप बायोगैस को देख लो, बायोमास, क्योंकि पेड़ पौधों और जैविक घटकों से तो बायोमास एनर्जी बनती है। और पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है वो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण से बनता है, यानी सूर्य से भी प्रकाश आता है। तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की ऊर्जा अगर आप देखोगे नवीकरणीय में, तो सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व जरूर मिलता है। लेकिन सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती, तो वो है आपकी भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन होता है उसके द्वारा जो टेम्परेचर बढ़ता है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए ध्यान देना, इसमें सूर्य का कोई योगदान नहीं होता है, और यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला पॉइंट है आपका सही सुमेलित करना उत्पादन को लेकर। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, केरल में रबड़ का उत्पादन होता है, और आसाम में आपका चाय का उत्पादन होता है।
अब यहाँ पे कुछ पहाड़ियां पर्वत हैं जो कि राज्य से मिलान करना है। जैसे बटेश्वर पहाड़ी की बात करेंगे तो ये आपके भागलपुर बिहार में है। चिन श्रृंखला की बात करेंगे तो मणिपुर म्यांमार की सीमा पर है। घोसी पहाड़ी की बात करें तो महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। बिलारी पहाड़ी की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में, कभी कभी इन्हें बेल्लारी भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है मुख्य रूप से, जो ऑप्शन में दिया था, तो चो जिसे हम चोए भी कहते हैं, और लोहेस्य श्रृंखला, ये हिमालय पर्वत श्रेणी में है। जबकि दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों में अन्नामलाई आती है, सिरुमलाई श्रृंखला आती है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपको दिया था कौन सी आपके दक्षिण भारत की कूट मिलान करने के लिए दिया था। फिर यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम संयंत्र की बात करेंगे हम। जैसे भारत एल्यूमिनियम बाल्को, जिसको हम लोग कहते हैं बाल्को, भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन तो होता है कंपनी मतलब, तो ये कोरबा ओडिशा में आता है। तो देखिए इसे सही कर लेना, हालांकि मैं इसे सही कर दूंगा जो है कि नोट्स में, ये छत्तीसगढ़ होता है दोस्तों। अब यही सब होती है, तबियत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो मैंने लिखते लिखते हो जाता है कभी ह्यूमन एरर, लेकिन मैं उस चीज को क्लियर कर देता हूँ कि हाँ ये गलती हो गई है और इसको सही कर लीजिए। इसके बाद देखिए इंडियन एल्यूमिनियम की बात करेंगे, जिसको इंडाल कह देते हैं, तो ये हीराकुंड ओडिशा में स्थित है। और माल्को की बात करेंगे, मद्रास एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी, ये मेटूर, और पिछली बार इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ था चेन्नई, तो बहुत सारे लोगों ने चेन्नई लगा के इसे सही मान लिया, लेकिन इसका मेटूर तमिलनाडु में मुख्यालय है अवस्थित। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम जिसको हिंडाल्को कहते हैं, तो ये तो आपके सोनभद्र रेणुकूट में है जो कि यूपी में है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है जो कि टाइडल एनर्जी के लिए सबसे फेमस है, तो खंभात तट आता है और ये गुजरात के समीप है, गुजरात के समीप खंभात तट है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों होता है भाई, जबकि एक ही अक्षांश पे तो है, यहाँ पे आपका दार्जिलिंग है और यहाँ पे आपका आगरा है, तो जब अक्षांश सेम है, सूर्य की किरणें एक साथ पड़ रही हैं, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में क्यों जो है कि टेम्परेचर कम है और यूपी आगरा में क्यों टेम्परेचर अधिक है। तो ये बात तो सही है कि दोनों जगह टेम्परेचर बदल जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। अब जो पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं पहाड़ी से संबंधित है, जो हमारी शिवालिक पहाड़ी होती है वहां से संबंधित है, इसलिए वहां पे टेम्परेचर आपका कम हो जाता है। जबकि आगरा और मथुरा यूपी के दो ऐसे राज्य हैं, मतलब जिले हैं, जो आपके राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, और राजस्थान में गर्मी यानी कि रेत रेगिस्तान होने की वजह से गर्मी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आगरा में टेम्परेचर भी देखने को मिलता है ज्यादा। फिर यहाँ पे जलप्रपात और अवस्थिति की बात करेंगे, तो जैसे दूध सागर जलप्रपात, ये आपके गोवा में स्थित है, और कौन सी नदी पर स्थित है ये याद रख लेना, मांडवी नदी पर। बरकाना की बात करेंगे तो कर्नाटक में होता है। खंडाधार की बात करेंगे तो ओडिशा में है। पलानी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है। अब इसको कई लोग क्या किए थे, कई लोगों ने इसको ही एलिमिनेट कर दिया था तमिलनाडु समझ के, क्योंकि तमिलनाडु में एक पालनी पहाड़ी है जो कि टूरिस्ट प्लेस के तौर पे है, लेकिन यहाँ पे पलानी लिखा हुआ जलप्रपात, तो पलानी और पालनी में डिफरेंस है, तो याद रख लेना। नदी घाटी बेसिन का जो क्रम पूछा जा रहा है, पूरे भारत में कौन सी ऐसी नदी है जिसका जो नदी घाटी क्रम है वो ज्यादा है बेसिन की, तो हम यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए केवल इन ऑप्शन पे बात करेंगे। जैसे गंगा जो है कि सबसे अधिक है, 9,07,000 किलोमीटर स्क्वायर है। गोदावरी लगभग 3,12,812 किलोमीटर स्क्वायर है। कृष्णा नदी में 2,58,948 किलोमीटर स्क्वायर है। महानदी का 1,41,589 किलोमीटर स्क्वायर। नर्मदा का 98,796 किलोमीटर स्क्वायर, और कावेरी की बात करें तो 81,155 किलोमीटर स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट नर्मदा को कई बार पढ़ा है, लोग इनको लगता है कि नर्मदा जो है कि पश्चिमी तट की ओर गिरने वाली सबसे प्रमुख नदी है, तो कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट की महानदी से बड़ी कंपैरिजन कर लेते हैं इसके नदी बेसिन को, लेकिन असल में महानदी बड़ा बेसिन है। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन को, इन आंकड़ों के याद मत करो, बस इनका क्रम याद कर लो कि अगर इन नदियों का ऑप्शन देखने को मिलता है तो कौन सी नदी आगे होगी, कौन सी नदी पीछे होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनजाति की और राज्यों की बात करेंगे, तो यहां पर देखो कि केरिया, इसको कभी कभी खेरिया भी लिखकर आता है एग्जाम में, ठीक है, केरिया या खेरिया, ये ओडिशा की जनजाति है। पालियान की बात करेंगे तो तमिलनाडु की है, हालांकि इसके लिए अगर देखा जाए तो पल्ली यान करके लिखा होना चाहिए जो तमिलनाडु की होती है। यानदी की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश की होती है। कुकी, ये पूर्वोत्तर भारत की है कुकी। म्यांमार का पेंगू योमा क्षेत्र किस खनिज के लिए उत्पादक, मतलब यहाँ पे फेमस होता है, तो खनिज तेल का उत्पादन यहाँ पे सबसे अधिक होता है, पेंगू योमा क्षेत्र, और ये म्यांमार का है। नेक्स्ट आता है आपके कुछ क्रांति से संबंधित, जैसे गोल्डन क्रांति की बात करें तो ये बागवानी और शहद उत्पादन के लिए। ग्रे क्रांति की बात करेंगे तो ये उर्वरक उत्पादन के लिए है। पीली क्रांति की बात करेंगे तिलहन उत्पादन के लिए। काली क्रांति की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा सत्य कथन कौन से हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग
2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, यह भी बात सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, यह भी बात सही है। और लगभग ये 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत का विस्तार उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि अगर मैं उष्ण और उपोष्ण की व्याख्या करूं तो 0 डिग्री से लेकर आपका 30 डिग्री तक आता है उष्ण कटिबंधीय जोन, और 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक आता है आपका उपोष्ण कटिबंधीय जोन, और 60 से 90 डिग्री तक आता है आपका शीतोष्ण जोन, यानी शीत कटिबंध है। तो भारत की स्थिति क्या है, 37 डिग्री तक है, 37 डिग्री तक है ऊपर, और नीचे 8 डिग्री से है। तो 8 से 37 के बीच में देखोगे तो उष्ण कटिबंध भी आएगा और उपोष्ण कटिबंध भी आएगा। इसलिए भारत का जो विस्तार है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों ही मानना है आपको। आगे देखें, यहां पे कुछ महासागर है, उनके कुछ गहरे बिंदु हैं। जैसे प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा था, मेरियाना गर्त। हालांकि ये विश्व का सबसे गहरा पॉइंट है, जो कि लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है समुद्र की गहराई में। आर्कटिक महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो मेलॉय गर्त है। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो सुंडा गर्त है, इंडोनेशिया के तट के पास। अंध यानी अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है, और इसका जो सबसे गहरा तट है ये प्यूर्टो रिको गर्त होगा। अब जिसने भी मेरी एटलस की क्लास की होगी मेरे साथ, केवल शुरू की 3 क्लास, तो उसे अब इमेजिन हो गया होगा कि हाँ, एटलस में सर ने बताया था प्यूर्टो रिको कहाँ पे है, त्रिनाद टबैगो कहाँ पे है, या जो है कि आपका हैती कहाँ पे है, सारगैसो सागर कहाँ पे है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो आपको याद आ गया होगा कि प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ पर है। आगे देखते हैं, शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है। तो 75% हाइड्रोजन है और 25% हीलियम है, और अल्प मात्रा में मीथेन भी पाई जाती है। हालांकि बृहस्पति ग्रह में भी 90% के आसपास हाइड्रोजन भी है, इसलिए इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि गैसों से निर्मित ज्यादा होते हैं। अब इराक का जो सुन्नी त्रिकोण नगर है, जैसे बगदाद, रमादी, तिकरित, ये एक ट्रायंगल बनता है जिसमें ये तीनों ही लोग सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादा होते हैं, बगदाद, रमादी, तिकरित। कथन ए की बात करेंगे, कथन आर की बात करेंगे, कारण की भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल सही बात है। और गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, यह भी सही है, लेकिन यह इसकी बात नहीं कर रहा है। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेंस ओरिएंटेड चक्रवात वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, भूमध्य सागरीय जलवायु पढ़ाऊंगा, तो वहां पर यह चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा ऋतु जो है कि जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है। इसीलिए आप देखोगे अक्सर हॉलीवुड की मूवीज में कि आपको जाड़ों के समय वहां पे सब लोग जैकेट और रेनकोट और अपने साथ एक छाता जरूर लेकर चलते हैं, जबकि भारत में क्या होता है, लोग मोटे मोटे कपड़े तो पहनते हैं लेकिन ना तो छाता लेकर चलते हैं ना रेनकोट, क्योंकि पता है कि जाड़े में भारत में वर्षा बहुत ही कम होती है, एक आध दिन हो गई तो हो गई, नहीं तो नहीं, वरना ठंड बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है, पूछा जा रहा है विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है। और उत्तरी चिली का जो एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी है वो तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न, यानी कि यहाँ पे पोर्फिरी जो तांबा का विशालतम भंडार पाया गया है। तो दोनों ही कथन सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो तांबे के बारे में था। कराकुम मरुस्थल की बात करेंगे, किस देश में स्थित है। तो देखिए इसको कहते हैं काला रेत, यानी कि ब्लैक सैंड भी इसको कहा था कराकुम मरुस्थल को। और ये मुख्य रूप से 2 देशों में विकसित है, यानी 2 देशों में स्थित है। लेकिन इसका जो उत्तर माना जाता है हमेशा तुर्कमेनिस्तान माना जाता है, क्योंकि 90% तक जो है कि तुर्कमेनिस्तान में है, और लगभग 10% के आसपास ये कजाकिस्तान में भी आता है। अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करेंगे, जो कि 2022 का कवर कर रहे हैं, कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। क्योंकि बोर्नियो एक ऐसा द्वीप है जिसपे 3 देशों का आधिपत्य है, ये 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल सही बात है। और ये 3 देश कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, इन तीनों ही देशों का जो है कि बोर्नियो द्वीप पर अधिकार है, जगह जगह अपना अपना हिस्सा बांट लिया है। और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, क्योंकि प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर वाले जोन में आता है, जहां पे फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, ये बोर्नियो द्वीप होगा, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप याद रख लेना। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र ये किस देश में स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है। इसीलिए झारखंड को भी भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, जहां पर कोयला सबसे अधिक मिलता है। तो रूर कहां पे फेमस है, जर्मनी में कोयला के लिए फेमस है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्ध जो देश है वो केवल 2 देश है साउथ अमेरिका में, एक बोलीविया और एक पराग्वे। कौन सा देश हो जाएगा, बोलीविया, और दूसरा पराग्वे देश हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ केंद्र है और यहाँ पे इंडस्ट्री की बात की जा रही है। जैसे सूती वस्त्र से संबंधित है ओसाका, ओसाका कहाँ पे आता है दोस्तों, तो ये जापान में आता है। मोटर वाहन से संबंधित डेट्रॉयट, डेट्रॉयट कहाँ पे आता है, ये आपका यूएसए आता है या कनाडा आता है, ये बताइएगा जरा। ठीक है,
सिगार की बात करेंगे तो क्यूबा हो जाएगा, और पोत निर्माण की बात करेंगे तो सेंट पीटर्सबर्ग, ये आपका आ जाएगा रसिया में, ठीक है, ये रसिया में आ जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण से संबंधित है। अब आते हैं हम 2021 के पेपर में, तो आप देखोगे कि 2 साल का आपने पेपर किया और लगभग एवरेज जो है कि 23 से 24 प्रश्न आ रहे हैं। इसीलिए पहले मैंने उन टॉपिक को उठाया जहां से 20-20 प्रश्न आपको मिल जाए, जैसे पॉलिटी मैंने खत्म किया, ज्योग्राफी आज कंप्लीट कर रहा हूं, तो आप देखोगे 40 प्रश्न आपके यहां से आ रहे हैं, और इन सभी के शॉर्ट नोट्स की क्लास भी मैंने बना रखी है। नेक्स्ट आप देखोगे कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश है, तो आइवरी कोस्ट भी होता है, घाना भी होता है, इंडोनेशिया भी होता है, ये तीनों ही जो है कि कोको के प्रमुख उत्पादक देश माने जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका एनटीपीसी से संबंधित पूछा गया है कि एनटीपीसी की सिंगरौली इकाई के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसकी स्थापना 1977 में की गई थी और इसमें संचालन 1982 में किया गया, यह भी बात सही है। यूपी के सोनभद्र में तथा एमपी के सिंगरौली में इसका विस्तार है, यानी ये दोनों ही क्षेत्रों में जो है कि अपना विस्तार रखती है, और यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी यानी कि पहली इकाई है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी की स्थापना ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1975 में की गई थी, और उसके बाद इसमें पहली जो है कि बिजली यूनिट लगाई थी सिंगरौली में, जो एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है। और एनटीपीसी मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन इकाई है, जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से है, जो थर्मल यानी कि तापीय विद्युत ऊर्जा का प्रोडक्शन करती है, तो इसी के द्वारा हमें बिजली प्रदान की जाती है। तो इसलिए यह प्रश्न पूरा इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार। कौन सा कारण है जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ होता है, जिसको हम भूमध्य सागर में चक्रवात के नाम से जानते हैं, कि जब भूमध्य सागर में चक्रवात उठता है तो वहां से जो हवाएं होती हैं जब वो आगे की ओर बढ़ती हैं तो हमारे पाकिस्तान से होते हुए आती हैं भारत में, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में बारिश कराते हुए जाता है। और ऐसे में इसकी जो दिशा होती है वो सामान्यतः क्या होती है, पश्चिम से पूरब दिशा में होती है, पश्चिम में वर्षा अधिक होती, पूरब दिशा में कम होती चली जाती है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंस होती है कि यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। रबी की फसल का मतलब होता है जो जाड़े में पैदा की जाती है, अर्थात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल के आसपास काट ली जाती है, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, मटर हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गई, ये सभी आपके मुख्य रूप से रबी की फसल होती है। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट पूछा जा रहा है कि लौंग जो है कि किसका निरूपण है, तो ये एक सूखी हुई पुष्प कलिका के रूप में जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सीजिजियम एरोमेटिकम, और ये किस कुल का होता है, तो ये मिर्टेसी कुल का होता है। किसका? मिर्टेसी कुल का। अगला पॉइंट है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अब यहां पर ध्यान देना क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आपको खारे पानी की झील को लेकर। तो देखिए चिल्का जो उड़ीसा में है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी हम कहते हैं। लेकिन अगर वही सांभर झील की बात करेंगे जो राजस्थान में है, ये देश की सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की झील है। जबकि चिल्का झील कैसी है, जो समुद्र से अपनी सीमा को साझा करती है, एक तरीके से लैगून बन जाता है, जहां पे क्या होता है तटीय क्षेत्रों में जब समुद्र का पानी आकर रुक जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता, ऐसे में वो क्या होती है कि खारा पानी भी रहता है और वो झील का निर्माण कर लेती है, यानी झील बन जाती है। तो ये हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अंतरदेशीय, यानी जो देश के अंदर ही कोई ऐसी झील हो जो खारे पानी की हो, तो उसका नाम होगा सांभर, और जहां से आपको नमक बनाया जाता है राजस्थान में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी जो लैगून झील है, अब पूर्वी तट की बात ही पूछ ली तो भाई चिल्का हो गई, ओडिशा में स्थित है, और पुलिकट झील जो कि चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर स्थित है। फिर आते हैं हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो ये सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चचाई जलप्रपात की बात करें तो बिहार नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, और बूढ़ा घाघ जलप्रपात आपकी बूढ़ा नदी पर ही स्थित है। इंडोनेशिया द्वीप समूह का जो क्रम है, जैसे यह भी पूछा गया था, कई बार पूछा जाता था आपसे जापान का क्रम, ठीक है, तो पहले मैं आपको जापान बता दूं। तो जापान का अगर आप नॉर्थ से लेके साउथ की ओर चलोगे तो साउथ की ओर क्रम क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जापान में होक्काइडो, याद रख लेना क्योंकि इंडोनेशिया का पूछा गया तो जापान का भी दोबारा पूछेंगे ये लोग। होन्सू, ठीक है, ये सब द्वीप हैं जो आइलैंड के रूप में काम करते हैं। फिर आएगा आपका नेक्स्ट सिकोकू, और फिर सबसे लास्ट में आएगा आपका क्योसू, जिसमें आप देखोगे होन्सू सबसे बड़ा इनका आइलैंड है। तो ये तो नॉर्थ से साउथ था। हालांकि इस एग्जाम से पहले लोग जापान को रट के जा रहे थे, एग्जामिनर ने उठाया और इंडोनेशिया पूछ दिया। तो इंडोनेशिया में आप देखोगे कि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ सबसे पहले आपको सुमात्रा मिलेगा, जो फिर उसके बाद जावा मिलेगा, फिर बाली मिलेगा, फिर लोम्बेक मिलेगा, लोम्बोक। और आपने सुमात्रा को पढ़ा भी होगा कार निकोबार के पास कि सुमात्रा ही आती है सबसे पहले। यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं कुछ हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं या फिर मिनरल्स रिफाइनरीज, और इसका जो है कि हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। जैसे ओएनजीसी की बात करेंगे तो ऑयल नेचुरल गैस
जो काउंसिल है या कंपनी कह दो, तो तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? भुवनेश्वर में। कहां पर है दोस्तों? भुवनेश्वर में है। कौन सी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? भाई कौन सी नदी है जो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? गंगा नदी का मतलब हो गया जो जो इसकी सहायक नदियां होंगी वो सारी इसके हिस्से मानी जाएंगी। जैसे पुनपुन नदी की बात करेंगे तो पटना के पास जो है कि एक जगह है फतुहा, वहां पर जो है कि मिल जाती गंगा नदी से। अजय नदी भी इसकी सहायक नदी के रूप में या गंगा नदी बेसिन के रूप में देख लो। जलांगी नदी भी इसकी बेसिन का हिस्सा है। लेकिन जोंक नदी जो है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि महानदी की कुछ सहायक नदियां थी जिसमें ईब थी, तेल थी, जोंक थी, ओंगे थी। ये सब इंपॉर्टेंट नदियां जो बार बार पूछा जाता है, तो ये महानदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती, गंगा की नहीं। अब यहाँ पे कुछ राज्य हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटियों की बात की जा रही है। जैसे तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी डोडा बेट्टा, और ये नीलगिरी पर्वत पर सबसे बड़ी देखने को मिलेगी। हालांकि ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। और पहली कौन सी है? केरल में स्थित अन्नामलाई पर जो है कि अनाईमुडी, ये सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की बात करेंगे तो गुरु शिखर देखने को मिलेगी माउंट अरावली पे। नागालैंड की बात करेंगे तो सारामती आपको देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो धूपगढ़ देखने को मिलेगी जो मैकाल महादेव पहाड़ी पर स्थित है, सतपुड़ा पे महादेव पे। फिर इसके बाद कथन ए और आर की बात करें तो तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी होती थी और आजकल यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर तिस्ता नदी तो ब्रह्मपुत्र की है, लेकिन नदियों में जो ये विभाजन देखने को मिलता है या जो है कि अपहरण करने की जो रीति है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है वैसे वैसे नदी भी अपना मूवमेंट बदलती रहती है, अपना रास्ता बदलती है। तो प्राचीन काल में गंगा की सहायक होती थी, लेकिन आजकल ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है। और नदी का अपहरण करना ये हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण होता है, और दोनों ही सही है, व्याख्या भी करते हैं। यहाँ पे कुछ स्थान है यानी देश, और यहाँ पे जनजातियां पूछी जा रही हैं। जैसे रूस में आपको कोरियाक जनजाति मिलेगी, बोर्नियो में आपको पुनान जनजाति मिलेगी, अरब मरुस्थल में आपको रुवाला जनजाति मिलेगी, स्वीडन और फिनलैंड में आपको लैप्स जनजाति मिलेगी। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो पूछा गया था कि नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? तो ये खनिज के लिए फेमस है और ये जापान में स्थित है। मेकांग नदी के बारे में सत्य कथन की बात पूछी जा रही है। जैसे इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, यह बात सही है। और ये 6 देशों से गुजरती है, जिसमें चीन से निकलती है, तिब्बत के पठार यानी चीन से निकलते हुए म्यांमार में जाती है, फिर वहां से लाओस में जाती है जो कि एक स्थलरुद्ध देश है, फिर थाईलैंड में जाती है, बाद में कंबोडिया, और इसके बाद ये आपके वियतनाम में जाती है। और वियतनाम की सीमा पर ही जाके साउथ चाइना सी, जिसको हम लोग कहते हैं चीन सागर यानी दक्षिण चीन सागर, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। ये क्या करती है? यहाँ से बाहर निकलते हुए यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। स्थानीय पवन है और यहाँ पे स्थान पूछे जा रहे हैं। जैसे लेवेस की बात करेंगे तो ये स्पेन की जो है कि स्थानीय पवन को लेवेस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आपकी ब्रिक फिल्डर जो है कि चलती हवा। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर के नाम से चलती हवा। इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप में आपको सामल देखने को मिलेगी। ये हवाओं के नाम है। कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित है? भाई कौन सा देश है जो काला सागर के तट पर स्थित है? हालांकि मैंने यहाँ पे ये ब्लैक सी बना रखा है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर ऐसा ब्लैक सी होता है, तो बस इमेजिन करना है आपको। और ब्लैक सी की लोकेशन देखो। ब्लैक सी के उत्तर में अगर आप देखोगे यूक्रेन मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में आपको रसिया मिलेगा, ईस्ट में आपको जॉर्जिया मिलेगा, साउथ में आपको टर्की मिलेगा, और वेस्ट में आपको बुल्गारिया और रोमानिया मिलेगा। तो टोटल आप देखोगे 6 देश हैं जो ब्लैक सी से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो एक इमेजिन आपको हो पाया होगा कि उत्तर में यूक्रेन, नॉर्थ ईस्ट में रसिया, ईस्ट में जॉर्जिया, साउथ में टर्की और वेस्ट में बुल्गारिया और रोमानिया रहेंगे। फिर यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी पर्वत है और वो कौन से देश में स्थित है? जैसे माउंट एटना की बात करेंगे तो इटली में स्थित है। माउंट रेनियर की बात करेंगे तो यूएसए, मैंने पढ़ाया है एटलस की क्लास में, रेनर लिखा है यानी माउंट रेनियर को भी कह सकते हो। माउंट पेरिकुटिन की बात करेंगे तो मैक्सिको में स्थित है। और माउंट एपो की बात करेंगे तो फिलीपाइंस में स्थित है। तो ये इस तरीके से आप मिलान कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे कि कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो ग्रेनाडा भी है, मोंटसेराट भी है, एंगुला भी है, लेकिन मडीरा की बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कैरिबियन सागर में नहीं है। कहां पर ये? उत्तरी अटलांटिक। अब कैरिबियन सागर कहां पे है ये कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा जिन्होंने क्लास की होगी एटलस की। कहां पे दोस्तों? आपने देखा था जमैका, क्यूबा, हैती, उसके नीचे आपको कैरिबियन सी दिखाया था मैंने, जिसके नीचे पॉइंट पे मैंने गल्फ ऑफ डेरियन और पनामा लेक दिखाई थी। याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा? गल्फ ऑफ मैक्सिको से जब हम निकलते थे नीचे युकाटान चैनल से, तो वहां पर मैंने दिखाया था। इमेजिन कर लो, मैंने लोकेशन बोली, आप इमेजिन कर लो कि आप वहां पहुंच गए हो। तो आप देखो कि 2021 में भी आपको 19 प्रश्न देखने को मिले। अब हम चलेंगे 2020 के प्रश्न पे। तो वीडियो अच्छी लग रही तो दोस्तों बस लाइक कर देना और कुछ नहीं चाहिए, और साथ में चैनल को फॉलो कर लेना। और
एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे, जहां पर सारी अपडेट्स रहती है। और अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे आप जो है कि अपना मैसेज करके वहां पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू। अब वो आपको सारी डिटेल बता देंगे। चलते हैं 2020 के पेपर पे। देखिए तबियत जो है कि मेरी बहुत खराब है, आवाज भी आपको थोड़ी सी अलग दिख रही होगी, जुकाम की वजह से पूरा बॉडी पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी एग्जाम नियरेस्ट है और आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, जिसको देखते हुए मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ पीवाईक्यू को। हालांकि एक हफ्ते का डिले हुआ पॉलिटी और ज्योग्राफी के बीच में, लेकिन अब आपको हिस्ट्री तुरंत मिलेगा, 3 दिन का वेट करिए, और उसके बाद आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट, जो भी मिल जाएगा। अंडमान निकोबार की प्रमुख जो जनजातियां हैं वो कौन सी है? तो अंडमानी है, निकोबारी है, सेंटलीज है, जारवा है, ओंजे है, हालचू है, सोमपेन है। लेकिन रेंगमा की बात करेंगे तो ये आपके नागालैंड में, नागालैंड की एक और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जो जनजाति वो अंगामी है। तो रेंगमा और अंगामी आपको याद रखना है। और अंडमान निकोबार की जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो हालचू और ओंजे, ये याद रखना है आपको। यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं जो दाहिने तट से आकर मिलती हैं, तो उनका पश्चिम से पूर्व क्रम है, जैसे चंबल, फिर सिंध, बेतवा, केन। तो ध्यान देना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है कि यमुना की सहायक नदी के रूप में। अब जैसे इस तरीके से आप देख लो ना, ये आप देखोगे वेस्ट से हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ चंबल मिलेगी, यहाँ सिंध मिलेगी, यहाँ बेतवा मिलेगी, यहाँ केन मिलेगी, इस तरीके से। और बाएं तट पे जो मिलने वाली नदियां होती है जो इस तरीके से, तो यहाँ पे टोंस, हिंडन, सेंगर और रिंद, ये प्रमुख नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदियों में आती हैं। यहां पर हम कुछ पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे कि उनका निर्माण कब हुआ, किस काल में हुआ। जैसे अरावली पर्वत की बात करेंगे तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, और यह भी एक मोड़दार पर्वत है। ध्यान देना, अवशिष्ट पर्वत हो चुका है। अवशिष्ट का मतलब होता है जहां पे अब उसका हिस्सा जो है कि लगभग खत्म हो चुका है, घिस गया है, घर्षित पर्वत हो चुका है, नए नए जो है कि उस पर बिल्डिंग्स वगैरह बन चुकी है, बहुत छोटा मोटा हिस्सा बचा हुआ रह गया है। जैसे दिल्ली में भी आप देखोगे मेहरौली स्तंभ लेक वगैरह वहां पे है, कुतुब मीनार है, तो ये सब दिल्ली जो है कि मुख्य रूप से अरावली पे ही स्टैब्लिश है। विंध्याचल श्रेणी भी प्री कैम्ब्रियन काल है। अब प्री कैम्ब्रियन काल की एक प्रमुख विशेषता सुन लो, जहां से प्रश्न बनता है कि क्या अरावली और विंध्याचल में आपको जीवाश्म मिलेंगे, तो मैं कहूंगा नहीं। प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन के बीच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि कैम्ब्रियन युग में आपको जैविक घटकों की उत्पत्ति देखने को मिलेगी, और जब जैविक घटक ही कैम्ब्रियन युग में आ रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, मानव हो, कुछ भी हो, तो उन्हीं का तो जीवाश्म आपको आगे के पर्वत निर्माण में मिलेगा। लेकिन प्री कैम्ब्रियन में जहां पर आपको पहले से ही जीवाश्म नहीं है, कोई जीवाश्म या किसी भी घटक की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो क्या वहां पे जीवाश्म मिलेगा, तो मैं कहूंगा नहीं। तो प्री कैम्ब्रियन काल में जो भी पर्वत श्रेणियां उत्पत्ति होंगी दुनिया के किसी भी कोने में, वहां पर आपको किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं मिलेगा। तो अरावली और विंध्याचल में नहीं मिलता है, जबकि हिमालय में मिलता है, क्योंकि वो नवीन मोड़दार पर्वत में आता है। पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो वास्तविक रूप में इसे पर्वत श्रेणी में नहीं रखा जाता, बल्कि एक कगार है, क्योंकि पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया होती है टेक्टोनिक प्लेट से और आपस में टकराना होता है पर्वतों को, जो प्लेटों को, तब उसके जो अवसाद होते हैं उससे निर्माण होता है। तो पश्चिमी घाट का ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है, कहीं ना कहीं आपको मोजाम्बिक और मेडागास्कर का जो तट निकला हुआ है अफ्रीका का, वही हिस्सा ऐसा माना जाता है कि टूट के निकल गया है। हिमाद्री श्रेणी की बात करेंगे, जिसको हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं, तो ये सेनेजोइक महाकल्प में निर्मित हुआ था, उसके टर्सरी युग में, और टर्सरी युग के भी और आगे बढ़ोगे तो ओलिगोसीन काल में नवीन मोड़दार पर्वत के रूप में इसका निर्माण हुआ है। कौन सी नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है? अर्थात ट्रांस हिमालय नदी का मतलब होता है जो हिमालय निर्माण से पहले ही तैयार हो जाती है, और इसमें आपकी सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, ये पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। मतलब ये नदियां पहले से ही जो है कि ग्लेशियरों से निकल रही थी, मानसरोवर ग्लेशियर के आसपास से, लेकिन जब इनके रास्ते में बीच बीच में जो है कि पर्वत पैदा होने लगे, पर्वत उठने लगे ऊपर की ओर, तो इन्होंने लगातार अपना रास्ता बनाए रखा और उन पर्वतों को काटते रहे ये, इसलिए वहां पे एक गॉर्ज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गॉर्ज का निर्माण होता है। ठीक है, तो इन्हीं को हम ट्रांस हिमालय, लेकिन गंगा यमुना को आप ट्रांस हिमालय नदी नहीं कह सकते, क्योंकि वो खुद जो है कि बृहद हिमालय से निकलती, गंगोत्री से। तो जब हिमालय बन गया उसके बाद ही तो गंगा निकलेगी। ठीक है, अब यहां पर आगे देखते हैं कुछ जनजातियां। देखो जनजातियों का चैप्टर बार बार पूछा जाता है, तो याद रख लेना। देखो मैंने बताया था अंगामी, ये पूछा जाता है, अंगामी हो गया, और उससे पहले अभी मैंने कौन सी बताई थी? रेंगमा बताई थी, नागालैंड की हो गई। बिरहोर की बात करेंगे तो झारखंड की हो गई। खस की बात करेंगे तो उत्तराखंड हो गई। और टोडा की बात करेंगे तो तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में मिलती है ये, नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला पॉइंट है यहाँ पे कथन ए और कारण की बात कर रहे हैं कि मुंबई यानी महाराष्ट्र भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। बिल्कुल सही है। और मुंबई भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में उत्पादन होता है, और इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती। तो दोनों ही बातें सही हैं और व्याख्या भी सही है। खट्टे और रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित होता है कौन सी जलवायु? भूमध्य सागरीय जलवायु में, जिसकी सामान्यतः अक्षांशीय स्थिति होती है 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के आसपास की। कौन सी होती है दोस्तों? 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के आसपास भूमध्य
भूमध्य सागरीय जलवायु का जो क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा, जलवायु जिस भी देश में, तो वहां पे खट्टे और रसदार फलों की खेती होती है, जैसे नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, अंगूर, ये सभी रसदार फलों की खेती होती है। अब यहाँ पे कुछ खनिज हैं और उनके उत्खनन क्षेत्र, जैसे लौह अयस्क के बारे में पूछा जा रहा है, तो लौह अयस्क के लिए बेल्लारी हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, कुद्रेमुख हो गया, बाबा बुदन हो गया, ये सभी कर्नाटक की कुछ प्रमुख जो है कि क्षेत्र है जहां से इनका उत्खनन किया था लौह अयस्क का। वहीं बॉक्साइट की बात करेंगे तो शहडोल हो गया, कटनी हो गया, सतना हो गया, मंडला हो गया, जबलपुर हो गया, तो बॉक्साइट के लिए आपका एमपी इंपॉर्टेंट है। हालांकि लौह अयस्क के दो अयस्क मतलब पाए जाते हैं, जिसमें एक हेमेटाइट होता है और एक मैग्नेटाइट होता है। हेमेटाइट एक अच्छी क्वालिटी का माना जाता है अयस्क, और मैग्नेटाइट आपका निम्न क्वालिटी का माना जाता है। फिर आगे चलते हैं, कश्मीर घाटी की बात करेंगे कि महाभारत और धौलाधर श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी, और लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो आपका लघु हिमालय होता है उसकी जो सबसे पहली श्रेणी मिलती है पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में, फिर धौलाधर आती है हिमाचल प्रदेश में, फिर मसूरी आती है उत्तराखंड में, फिर महाभारत आती है नेपाल में। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो इसमें लघु जो हिमालय होता है, मध्य हिमालय भी इसे कहते हैं, तो इसकी कुछ प्रमुख श्रेणियां होती है, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत। ये पश्चिम से पूरब की ओर जारी है। वहीं बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी देखने को मिलेगी, लाहौल स्पीति घाटी देखने को मिलेगी, कुल्लू कांगड़ा मिलेगा। ये सभी घाटियां स्थित होती है बृहद और लघु हिमालय के बीच में। फिर यहाँ पे देश हैं और खनिज उत्पादन के बारे में बात हो रही है कि लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। जैसे कजाकिस्तान की बात करेंगे तो इनका जो सबसे प्रमुख क्षेत्र होता है करागांडा, जहाँ पे लौह खनिज उत्पादन होता है। यूक्रेन की बात करेंगे तो क्रिवोई राग होती है यहाँ पर। फ्रांस की बात करेंगे तो नॉर्मेंडी और पाइरेनीज होता है। हालांकि पाइरेनीज एक पर्वतीय क्षेत्र है जो कि फ्रांस और स्पेन के मध्य है। किसके बीच में? फ्रांस और स्पेन के मध्य है। नॉर्मेंडी हो गया, पाइरेनीज हो गया। जर्मनी की बात करेंगे तो रूर बेसिन, जो कि कोयला से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर भी और भी खनिज मिलते हैं। उष्ण कटिबंधी हम चक्रवात की बात करें, जैसे बैगुओ की बात करेंगे तो ये फिलीपींस में आता है। हरिकेन की बात करेंगे कैरिबियन सी में जो आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून की बात करेंगे तो चीन में आता है, और बिली विलीज की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आता है। अब यहाँ पे कुछ श्रृंखलाओं के बारे में, जैसे ये पूछा गया था डार्लिंग श्रृंखला, ये ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम तट पर है, और यहीं पे कालगुरली और कुलगाड़ी सोने की खानें प्रमुख है। आपने सुना होगा कि कालगुरली और कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ये कहाँ पे होती है? दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट पे मिलेगी, डार्लिंग श्रृंखला के किनारे। वहीं मलेशिया में एक किंता घाटी है, किंता घाटी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ की जो गोपेन खान है वो विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान मानी जाती है, कि विश्व में सबसे अधिक जो टिन उत्पादन करने की सबसे बड़ी खान है गोपेन खान, ये किंता घाटी में स्थित है, मलेशिया में। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमुख जलधाराएं, लेकिन यहाँ पे जो भी जलधारा है वो पूरी की पूरी हिंद महासागर की जलधारा है। जैसे मेडागास्कर के पास जो गर्म जलधारा उत्पन्न होती है, अग्लुहास भी एक गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक भी एक गर्म जलधारा है, और उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा, ये सभी जितनी भी प्रमुख जलधाराएं ये सभी की सभी हिंद महासागर में आती है। लेकिन अगर मैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा जो कि गर्म जलधारा होगी, ये आपके प्रशांत महासागर की हो जाएगी। इसलिए केवल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को ही मैंने यहाँ पे कवर किया। ये भी चीजें मैं मैप में कराऊंगा एटलस में, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि एटलस किसी एग्जाम को फोकस करके नहीं कराया जा रहा है कि आप जल्दी जल्दी पीसीएस में कंप्लीट कर लो या यूपीएससी में। आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, वनडे एग्जाम्स में भी, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी आपकी कौन सी? यही आपकी एटलस की क्लास। देखते हैं यहाँ पे निर्जाति पूछे जा रहे हैं और क्षेत्र पूछे जा रहे हैं देश। तो यहूदी लोग कहाँ रहते हैं? इजराइल। टेडा कहाँ रहते हैं? लीबिया में। बेजा कहाँ रहते हैं? मिस्र में। लुर कहाँ रहते हैं? ईरान में। ठीक है, लुर कहाँ रहते हैं? ईरान में। अब यहाँ पे देश है और उनकी राजधानी पूछी जा रही, जैसे मोरक्को की राजधानी रबात है, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है, केप वर्डे की राजधानी क्या है? प्रयवा है। क्या है? प्रया। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती जो क्षेत्र है वो किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो मैंगनीज का है। ये दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र है पोस्ट मासबुर्ग, और उसका समीपवर्ती एक क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए फेमस है? तो ये आपके मैंगनीज के लिए फेमस है। वहीं हीरा उत्पादन के लिए किम्बरले, जिसको हम लोग डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, और जोहान्सबर्ग जो है कि स्वर्ण नगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे किम्बरले में हीरे का उत्पादन होता है और जोहान्सबर्ग में सोने का उत्पादन होता है, और पोस्ट मासबुर्ग में मैंगनीज का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर पे, बात करेंगे पर्वत है और उनके देश है। जैसे एटलस पर्वत की बात करें तो ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन तीनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालांकि ये जो देश पाए जाते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो आपके पश्चिम उत्तर यानी उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में आते हैं ये। तो एटलस का विस्तार इन तीन देशों में है। किलिमंजारो की बात करें तो ये तंजानिया में स्थित है, जिसे अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माना जाता है। कहाँ पे? सर्वोच्च चोटी। चिम्बाराजो की बात करेंगे तो इक्वाडोर में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। पाइरेनीज की बात करेंगे तो फ्रांस और स्पेन की सीमा रेखा पर है।
फिर यहाँ पे अफ्रीका के महाद्वीप से जो भी देश ऐसे हैं जो काल्पनिक रेखाओं पर हैं, अगर आप देखोगे 2-3 प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि जो 3 काल्पनिक रेखाएं जिनको हम लोग भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा कहते हैं, ये किस महाद्वीप से गुजरती है एक साथ, तो हम कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप से। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो सबसे छोटा तो है और पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में, यानी 0 डिग्री के ऊपर है ही नहीं, वो 0 डिग्री तक भी नहीं आता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो जरा कर्क रेखा की बात करें हम लोग, पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो यहां पर आप देखोगे पश्चिमी सहारा सबसे पहले मिलेगा, मॉरिटानिया मिलेगा, माली मिलेगा, अल्जीरिया मिलेगा, नाइजर मिलेगा, लीबिया मिलेगा और मिस्र मिलेगा। तो ये आपके पूरे 8 से 10 देश हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर जाने पे कर्क रेखा में अफ्रीका में मिलते हैं। मकर रेखा की बात करेंगे तो नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर हो गया। वहीं विषुवत रेखा की बात करें तो गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जिसे हम जायरे भी कहते हैं, युगांडा, केन्या, सोमालिया। तो ये कुछ प्रमुख देश हैं जो आपके अफ्रीका महाद्वीप के तीनों रेखाओं से गुजरते हैं। अब हम बात करेंगे 2019 के पेपर की। यहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं और यहाँ पे वनस्पतियों के प्रकार हैं। जैसे कैलिफोर्निया की बात करेंगे तो यहाँ पे चैपरल नाम की जो एक वनस्पति पाई जाती है जिसको सदाबहार झाड़ी के रूप में जानते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु में माकवी मिलता है जो कि भूमध्य सागर के चारों ओर विस्तृत है। जो भूमध्य सागर के आसपास के जो देश है जैसे इटली हो गया, ग्रीस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, इन सभी क्षेत्रों में आपको भूमध्य सागर के चारों तरफ भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलेगी जिसे हम माकवी कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप के जो दक्षिण में जाओगे तो फिम्बस मिलेगा वहां पे, और चिली में आपको मेटोरोल मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटोरेल मिलेगा। अब यहाँ पे जो मध्य एशियाई देश होते हैं, तान वाले देश, उनका देश है और यहाँ पे उनकी राजधानी की बात की जा रही है। जैसे उज्बेकिस्तान की बात करेंगे तो इसकी राजधानी ताशकंद है। ताजिकिस्तान की राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी दुशानबे है। किर्गिस्तान की बात करेंगे तो इसकी राजधानी बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे तो इसकी राजधानी अशगाबत है। क्या है? अशगाबत। आगे चलते हैं, यहाँ पे वनस्पति है और यहाँ पे क्षेत्रों की बात की जा रही है। जैसे अधिजीवी वनस्पति जिसको हम लोग एपिफाइट्स कहते हैं, ये मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय जलवायु में पाई जाती है। भूमध्य रेखा की बात हो रही है, भूमध्य सागर की बात नहीं। भूमध्य रेखा का मतलब होता है 0 डिग्री के आसपास, और भूमध्य सागर का मतलब होता है जो मेडिटेरियन सी है, जहां पे आपको 30 से 35 डिग्री की जलवायु मिलती है रसदार फलों के लिए। बबूल की बात करेंगे तो सहारा वनस्पति मिले, मतलब सहारा मरुस्थल मिले, कटीले पेड़ होते हैं। बायोबाब की बात करेंगे तो ये सवाना हो जाती है, घास एक प्रकृति की होती है। देवदार की बात करेंगे तो भूमध्य सागरी, क्योंकि भूमध्य सागर के जो जोन होते हैं यहाँ पे पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र मिलते हैं जिसमें आपको देवदार जैसे वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है? तो सरोवरीय मैदान का, यानी कि तालाब के क्षेत्र का। हालांकि अन्य उदाहरण में आप कश्मीर घाटी को भी देख सकते हो, लाल नदी का क्षेत्र जो यूएसए में है, रेड रिवर के क्षेत्र में। तो ये सभी सरोवरीय मैदान के उदाहरण होते हैं। हालांकि मणिपुर का उदाहरण जो इम्फाल बेसिन वो सबसे ज्यादा फेमस है। अब जनजाति देख लो, देखो हर साल एक प्रश्न जनजाति से आ ही रहा है, कहीं भी बाहर नहीं जा रहा है, एक ना एक प्रश्न जो है कि आ रहा है। पिग्मी की बात करेंगे तो ये कांगो बेसिन में पाई जाती है जनजातियां। अंगामी की बात करेंगे नागालैंड में पाई जाती है। एनू की बात करें तो जापान में हो गया। किर्गिज की बात करेंगे, किर्गिज तो ये मध्य एशिया में हो गया। और नागालैंड में कौन सी पाई जाती है? रेंगमा। रेंगमा, अंगामी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था, इन दोनों को याद कर लो। कथन की बात करेंगे और यहाँ पे कारण की, तो हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया। बिल्कुल, चाइना, रसिया, जापान, ब्रिटेन, यूएसए, भारत, ये सभी यहाँ पर अपने अपने जो है कि क्या कर रहे हैं, अपने अपने जो है कि क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं शक्ति के रूप में। और महासागर के निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ इससे प्राप्त होता है, यह भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे व्याख्या सही नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तरफ महाशक्ति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ छोटे छोटे देशों के बेनिफिट की बात की जा रही है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मध्य भारत में जो पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है। तो यहाँ पे जानकारी पूरी आपको कवर कर लेनी है। जैसे मध्य भारत में अगर हम देखेंगे तो सतपुड़ा सबसे मिलेगी, फिर मध्य महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर पठार, यानी यहाँ पे मिलेगी आपको सतपुड़ा। इससे आप और पूरब में जाओगे तो आपको महादेव मिलेगी, इसके पूरब में जाओगे तो मैकाल मिलेगी, और इसके पूरब में जाओगे तो छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। अब इनकी कुछ विशेषता देख लो। जैसे सतपुड़ा का विस्तार की बात करें तो ये गुजरात में है, एमपी में है, महाराष्ट्र में है और छत्तीसगढ़ में भी है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ चोटी, अभी मैंने ऊपर की क्लास में बताया था, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। किस पे स्थित है? महादेव पर्वत पे। महादेव की बात करेंगे तो ये सतपुड़ा श्रेणी का ही एक उच्चतम भाग है, जो कि नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है। कौन सी नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा और ताप्ती। और यहाँ पर एक पर्यटन स्थल बहुत फेमस है जो कि पंचमढ़ी, एमपी में ही आता है, लेकिन ये महादेव पर्वत पे होता है। तो महादेव पर्वत पे पंचमढ़ी भी है, धूपगढ़ भी है। फिर मैकाल की बात करेंगे तो इसकी सर्वोच्च चोटी आपको देखने को मिलती है अमरकंटक, जहां से सोन नदी, नर्मदा नदी जैसी महत्वपूर्ण प्रमुख नदियां निकलती हैं।
अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण। तो भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। बिल्कुल, क्योंकि हिमालय में क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट आज भी हो रहा है, इसीलिए सबसे अधिक भूकंप आपको हिमालय में देखने को मिलेगा। जैसे उत्तराखंड मिलेगा, हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, नेपाल में देखने को मिलेगा, तिब्बत में देखने को मिलेगा। तो ये सभी भूकंप के महत्वपूर्ण जोन माने जाते हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी। ध्यान देना कि दामोदर नदी जो है कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। छोटा नागपुर पठार, पलामू जिला, झारखंड से यह निकलती है और इसकी सहायक नदियों के रूप में बराकर हो जाएगी, कोनार हो जाएगी और जमुनिया हो जाएगी। ये तो हो गई दामोदर की सहायक नदी, लेकिन दामोदर खुद किसकी सहायक नदी बन जाती है? हुगली की, क्योंकि ये हुगली में जाके मिल जाती है। ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, हुगली में जाके मिल जाती है। और हुगली किससे निकलती है? गंगा नदी से निकलती है। अगर हम गंडक नदी की बात कर ले तो इसका उद्गम नेपाल हिमालय से होता है और इसका अन्य नाम नारायणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि किसे कहते हैं? यानी कि प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश, जो कि 0 से 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ के आसपास पाए थे, क्योंकि यहाँ पे घास के ज्यादा मैदान पाए थे और यहाँ पे शिकारों की स्थिति ज्यादा अच्छी होती है। और इस क्षेत्र में ही आपको बड़े बड़े जंगल भी देखने को मिलते हैं। जैसे अमेजन का देखोगे आप जंगल, तो यहाँ पे बड़े बड़े शिकार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो भाई मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। अब मुख्य हिमालय हो गया। लघु हिमालय की परतदार चट्टानें आपको जीवाश्म युक्त मिलती हैं। बाह्य हिमालय का या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले। बिल्कुल सही बात है। हालांकि लघु हिमालय का जो निर्माण हुआ तो मायोसीन काल में हुआ था, शिवालिक का निर्माण हुआ था प्लायोसीन काल में, ठीक है। और मुख्य हिमालय जो वृहद हिमालय, इसका निर्माण सेनेजोइक महाकल्प में हुआ था। किसमें हुआ था? सेनेजोइक महाकल्प में, या उसके और आगे बढ़ोगे तो टर्सरी युग तक आ जाओगे, ठीक है, ओलिगोसीन तक आ जाओगे आप। क्लियर? आगे देखते हैं, स्वेज नहर की बात करेंगे। तो स्वेज नहर के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली जो झीलों का सही क्रम है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि एक लाल सागर जो बहता है, यहाँ पे एक स्वेज नहर बनाई गई है, जो कि मिस्र के आसपास के क्षेत्रों में, मतलब मिस्र में ही। तो यहाँ पे कुछ झीलें भी हैं, उसी में छोटी छोटी, जो कनेक्टिविटी प्रदान करती है भूमध्य सागर से लाल सागर में आने के लिए। तो इसमें सबसे ऊपर आपको मिलेगी लेक मंजिला, फिर लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर लेक, फिर लिटिल बिटर लेक। तो लेक मंजिला आपको मिलेगी भूमध्य सागर के तट की तरफ, और लेक बिटर लेक मिलेगी आपको, लिटिल बिटर लेक, ये आपको मिल जाएगी किधर? लाल सागर के तट पे। स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर अगर आप देखोगे तो पोर्ट सईद देखने को मिलेगा, जबकि लाल सागर के तट पर आप देखोगे तो स्वेज बंदरगाह देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से जो स्वेज बंदरगाह है वो भूमध्य सागर में नहीं बल्कि लाल सागर में देखने को मिलता है। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा होता है? तो उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा होता है, जो कि कटक का मतलब होता है जो समुद्र के अंदर जो पर्वत ऊंचे उठे हुए होते हैं, जो मैंने एटलस की पहली क्लास में आपको डिसाइड किया था, डिस्क्राइब किया था, बताया था कि क्या होते हैं कटक, जो कि समुद्र के अंदर उठने वाले ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। तो टेलीग्राफिक जो पठार होता है वो उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा होता है। अब यहाँ पे चक्रवात है और देश है। जैसे विली विलीज की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, टैफू की बात करेंगे जापान में, बैगुयो की बात करेंगे तो फिलीपींस, और हरिकेन की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा नगर साइबेरिया पारियट रेल मार्ग पर अवस्थित है? साइबेरियाई रेल मार्ग की मतलब होती है कि रूस का जो आपका देखोगे पश्चिमी रूस, जो कि यूरोप का हिस्सा माना जाता है, और जो पूर्वी रूस जो कि एशिया का हिस्सा माना जाता है, इसके बीच में सबसे बड़ा जो है कि रेल मार्ग है, और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। लगभग 9000 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है। तो आप देखोगे सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि यूरोपीय रूस में पाया था वेस्टर्न एरिया में, और व्लादिवोस्तोक जो कि एशियाई रूस में पाया था ईस्ट की ओर, इनको आपस में जोड़ता है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जैसे मास्को हो गया, कजान हो गया, चिता हो गया, ओमस्क हो गया, पर्म हो गया, इत्कुर्स्क हो गया। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था उसमें सोची एग्जाम्पल को दिया गया था, तो सोची आपका इस रेलवे मार्ग पे स्थित नहीं है, ठीक है भले रूस का पार्ट, लेकिन वो सोची इस रेलवे मार्ग का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे पवन की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, तो सांता आना ये कैलिफोर्निया में देखने को मिलती है। और कैलिफोर्निया कहां पर है दोस्तों? आपने गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मेरे साथ ढूंढा था, वैंकूवर आइलैंड के आसपास था या उसके भी नीचे था? बिल्कुल उसके नीचे था, जहां पे आपने मैक्सिको के पहाड़ देखे थे। हबूब की बात करेंगे तो सूडान में है, यामो की बात करेंगे तो जापान में हो जाएगा, मिस्ट्रल की बात करेंगे तो फ्रांस में चलती है हवा। कुछ कोयला क्षेत्र हैं, इनकी अवस्थिति की बात करें तो तालचेर की बात करेंगे महानदी घाटी में आते हैं, कर्णपुरा की बात करें दामोदर घाटी में, सिंगरौली की बात करेंगे सोन घाटी में, सिंगरेनी की बात करेंगे गोदावरी। अब यहाँ पे देखो जो सिंगरौली है और सिंगरेनी है, इसमें अंतर कर लेना। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में आता है, जबकि सिंगरौली आपका अगर ऑप्शन में यूपी दिया हो या एमपी दिया हो तो आप इन दोनों में से किसी को ही मान सकते हो, लेकिन सिंगरेनी आपका आंध्र प्रदेश में। झरिया की बात करें जो कि झारखंड का हिस्सा है, ये देश का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, यानी सबसे बड़ा जो कोयला खनन क्षेत्र है वो झरिया है।
नेक्स्ट आप देखोगे कौन सी चोटी भारत में अवस्थित है, तो कामेत उत्तराखंड में आती है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में आती है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में आती है और गुरला मानदाता तिब्बत में आती है। हालांकि आप लोग अगर गूगल पे विजिट करोगे तो नामचा बरवा को सामान्यतः अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर तिब्बत के पठार में मतलब तिब्बत में दिखाया जाता है। और ये प्रश्न मेरा गलत हो गया था क्योंकि मैं नामचा बरवा को ही टिक करके आया था, गुरला मानदाता मुझे उस समय नहीं पता था। लेकिन जब एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन दिए तो गुरला मानदाता पूरी तरीके से कंफर्म है कि वो तिब्बत में है, लेकिन नामचा बरवा पे अक्सर डिस्प्यूट रहता है कि वो अरुणाचल प्रदेश में है भी या नहीं है, थोड़ा बहुत हिस्सा उसका देखने को मिलता है। इसलिए आयोग ने गुरला मानधाता को भारत से बाहर की पर्वत श्रेणी माना था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती किधर, तो पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाएगी। ये मैंने स्टेटमेंट आपको ऊपर की क्लास में बताया था। क्या मैंने कहा था कि जब भूमध्य सागर में चक्रवात उठते हैं तो वहां से हवाएं प्रवेश करती हैं और मध्य एशिया से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए जब भारत में प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में जो है कि आती जाती हैं वो हवाएं और वो वर्षा, तो धीरे धीरे वो वर्षा कम होती चली जाती है पश्चिम से पूरब की ओर, और ये रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। किस नदी के ऊपरी मार्ग में आपको मीठा जल मिलेगा परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह देखने को मिलेगा, तो लूनी नदी। जब लूनी नदी आपकी निकलती है उत्तरी क्षेत्र से, हालांकि लूनी नदी कहीं से निकलती नहीं है, इसके दो नदियों के मिलने से इसका नाम लूनी बना है। जैसे तुंगभद्रा नदी की अगर हम बात करें तो तुंगभद्रा भी कोई एक प्रमुख नदी नहीं है, वहां पे भी अलग अलग नदी है। जैसे चिनाब की बात करें तो चंद्र और भागा ये दो अलग अलग नदियां निकली तब चिनाब नाम पड़ गया। ऐसे लूनी नदी की बात है, तो डिटेल पढ़ लेते जरा इसको। क्या लिखते हैं कि उद्गम इसका अरावली पर्वत से होता है एक सागरमती नदी का, जिसका नाम होता है सरस्वती नदी भी हम कह सकते हैं, और इसकी एक सहायक नदी होती है जिसको हम सरस्वती कहते हैं, जिसका उद्गम पुष्कर झील से होता है। और जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती तो ये लूनी नदी कहलाती है। और रेगिस्तान की गंगा भी इस नदी को कहा जाता है। और यही एक ऐसी नदी है जब उत्तर की ओर से होती है, मतलब अरावली पर्वत से जब निकलती है सागरमती, तो यहाँ पे मीठा जल मिलता है। लेकिन जब इसमें पुष्कर झील से निकलने वाली सरस्वती नदी जो कि खारे जल से संबंधित है, जब इन दोनों का मिलन होता है तो लूनी नदी का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि उत्तर साइड में जब ये निकलती है ऊपरी मार्ग में तो मीठा होता है, लेकिन नीचे आते आते खारा हो जाती है। वहीं एक ऑप्शन दिया था बराक नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम मणिपुर से होता है और ये मेघना की सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती है। मोरीबंद डेल्टा की बात करें तो ये किस डेल्टा का उपविभाग है, तो ये बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अब यहाँ पे कथन ए और कारण की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है, यह भी बात सही है, लेकिन इसका चीनी मिल और प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। 2018 के प्रीलिम्स की बात करेंगे, अब देखोगे जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं 2018 की तरफ, 2017 की तरफ, तो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी। कॉन्सेप्ट की बात करें तो 2023 में आ चुके हैं और कॉन्सेप्ट के लेवल पर जो है कि इस पूरी चीज को हमने कवर किया है शॉर्ट नोट्स में। अब यहां पर देखेंगे 2018 का प्रश्न, तो मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किसके बीच, तो भारत और चीन के बीच में बनाती है। अच्छा, ये कई लोगों को डाउट होता है कि ये रेखा बनाती कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में और चाइना के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ लाइन की बात करेंगे तो ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है। जब भारत का विभाजन हो रहा था तब वहां पे रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। जीरो लाइन की बात करेंगे अगर हम जीरो लाइन की, तो ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य है, तो भारत के हिस्से में, लेकिन ये मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट राज्य त्रिपुरा के मध्य खींची गई थी। भारत में सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा ये किसकी किस्में हैं, तो ये अंगूर की किस्में हैं। किस राज्य या यूनियन टेरिटरीज की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, इस प्रश्न में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, जिसको मैंने बहुत आसानी से क्लियर एकदम लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य की यूनियन टेरिटरीज, तब शब्द न पूछा जाए, अगर आपसे पूछा है कि कौन से राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आपको बताना राज्य में मैक्सिमम है गुजरात की लगभग 1600 किलोमीटर की, और राज्य में सबसे छोटी किसकी, तो गोवा में हो जाएगी। ठीक है। अगर जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरीज की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा 1900 किलोमीटर। ठीक है। और भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिला के, तो 7516 किलोमीटर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वरही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात बहुत सारे लोगों को पता है, जोग जलप्रपात पता है, जोग का तो याद होता है सरावती नदी, लेकिन कुंचिकल की नदी याद नहीं रहती है। तो वरही नदी कर्नाटक में, जोग जलप्रपात सरावती नदी पर कर्नाटक में, राकिम कुंड ये जो जलप्रपात है ये गाय घाट नदी पर बिहार में स्थित है, और केवती जलप्रपात आपके रीवा एमपी में स्थित है। यहाँ पर राज्य की बात करेंगे उनकी सर्वोच्च चोटी, जैसे केरल राज्य में अनाईमुडी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पे, हालांकि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और दूसरे नंबर पे आती है आपकी दोदा बेट्टा, जो नीलगिरी पर्वत पे होती है तमिलनाडु में। नागालैंड की सारामती है और उत्तराखंड की नंदा देवी है, ये मिलान करने के लिए था।
राजस्थान मरुस्थल, जिसको हम थार मरुस्थल भी कहते हैं, ये प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, कबाम हो गई, ये तीनों ही आपके पश्चिमी घाट से निकलती है। लेकिन ताप्ती या तापी नदी ये सतपुड़ा पर्वत एमपी से निकलती है और ये अरब सागर की ओर गिरती है, यानी पश्चिमी घाट की ओर तो गिरती है ये बल्कि पश्चिमी घाट से निकलती नहीं है। काली मृदा के बारे में कुछ सत्य कथनों की बात करें, स्थानीय भाषा में इसे रेगुर मृदा कहते हैं, सही है। क्रेप्स के द्वारा बताया गया कि एक परिपक्व मृदा है, यानी कि मैच्योर सॉइल है, बिल्कुल सही है। आर्द्रता या नमी धारण क्षमता जो है कि इसकी सबसे उच्च होती है, इसलिए इसमें पानी की क्षमता अधिक रहती है और ये सेल्फ फ्लोइंग, जब ये सूख जाती है तो इसकी नमी जब खत्म हो जाती है तो इसमें कुछ दरारें बन जाती है और ऐसा लगता है कि स्वतः जुताई वाली मृदा हो चुकी है। और इसका जो काला रंग है वो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति से, इसका विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये काली मृदा के बारे में पूरी डिटेल है। अगला पॉइंट है, भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। देखिए, भारतीय मौसम मुख्यालय जो है वो समय समय पे स्थापित होते गए और उनके मुख्यालय बदलते गए। जैसे सबसे पहले ये कोलकाता में स्थापित किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य स्थिति जो है कि बंगाल में ही ज्यादा मजबूत थी, तो 1875 में उन्होंने स्थापित किया। फिर शिमला की बात करेंगे तो 1905 में शिमला लेकर आते हैं, फिर पुणे लेकर चले आते हैं 1928 में, और फिर नई दिल्ली लेकर आते हैं 1944 में, और आज भी वर्तमान में 1944 तक से स्थापित है भारतीय मौसम मुख्यालय नई दिल्ली में। पृथ्वी पे जीवों के उत्पत्ति का कालक्रम बताएं। तो आप इन ईयर को अगर नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये तो बस मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया गया। सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी वो कवक वाले जीव थे, जिसे हम मोलास्क भी कहते हैं। फिर उसके बाद पहला कीट आता है, जो कि कीट में आता है। फिर पहला सरीसृप आता है, फिर उसके बाद स्तनधारी आता है। तो ध्यान देना कि पहले कीट आएंगे, सरीसृप नहीं आएंगे, और उससे भी पहले आपको मोलास्क वाले, खोल वाले जीव आएंगे। कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो मंगल ग्रह को माना जा रहा है कि ये जीवन के लिए उपयुक्त है। मृदा से संबंधित जो क्रियाकलाप होता है उसे इफेडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इडेफिक। किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो अर्जेंटीना में स्थित है, साउथ अमेरिका में, और यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। मरुस्थल की बात करें और देश की बात करें तो सोनोरन जो मरुस्थल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहां पर? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तकला मकान की बात करेंगे तो चाइना में स्थित है। कराकुम की बात करेंगे तो तुर्कमेनिस्तान में, हालांकि यहाँ पे ये लगभग 90% है, और कजाकिस्तान में भी 10% मिलता है। गिब्सन की बात करेंगे, ग्रेट सैंडी की बात करेंगे, विक्टोरिया की बात करेंगे, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में पाए थे। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख रूप से 6 रेगिस्तान मिलते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। क्या कहता है? प्यासी भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि जिस देश में 6 जो है कि बड़े बड़े रेगिस्तान देखने को मिले तो प्यासी तो रहेगी, बिल्कुल पानी की कमी है तभी तो। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनाती है? तो ये मिसिसिपी नदी है, जिसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी होती है मिसौरी नदी, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है, और ये भी मैक्सिको की खाड़ी में ही जो है कि अपने डेल्टा को गिराती है, अपने डेल्टा को निर्मित करती है। सुएज नहर बन जाने से भारत और यूरोप के बीच में सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी में कमी आ गई। अब हमें पूरा का पूरा अफ्रीका क्रॉस करके नहीं जाना पड़ता है, बल्कि हम बॉम्बे से निकलते हैं और लाल सागर से होते हुए हम भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाते हैं और यूरोपीय देशों के साथ अपना व्यापार करके चले आते हैं। वहीं सुएज नहर निर्माण की बात करें तो 1859 में इसकी शुरुआत की गई थी, और 1869 में यह समुद्री यातायात के लिए खोल दी गई थी। सड़कों की लंबाई की बात करेंगे तो भारत में जो राज्यों का क्रम है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक सड़कें देखने को मिलती, लंबाई में 6,13,400 किलोमीटर पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश 4,22,412 किलोमीटर की लंबाई है। अब 2017 के प्रश्न को कवर करेंगे हम लोग। कौन सा विशालतम जो हिमनद है वो है? तो ये सियाचिन हिमनद है, जो कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। हालांकि ससाइनी भी आपके काराकोरम श्रेणी पर ही है। जेमू ग्लेशियर आपके सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कौन ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा की बात करें तो इसमें कुछ प्रमुख ठंडी जलधारा है, जैसे कनारी की जलधारा जो कि आपके नॉर्थ अटलांटिक महासागर में है, हम्बोल्ट की जलधारा जो कि साउथ प्रशांत महासागर यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ओयो शिवो की जलधारा ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस तरीके से तीनों ही ठंडी जलधारा है। जब मैं एटलस करा रहा हूँ तो एटलस के दौरान ही जो मैं ये ठंडी जलधाराओं वाले टॉपिक को भी कवर करा दूंगा साथ के साथ। अब यहाँ पे देखोगे, सिपकीला की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में दर्रा है, बोमडीला की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, नाथुला की बात करें तो सिक्किम का दर्रा है, जोजिला की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर का है। हालांकि ये जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख से जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। अगर आपको जोजिला दर्रा से मतलब जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में रह रहे हो और आपको लेह लद्दाख जाना है तो आपको कौन सा दर्रा पार करना होगा? जोजिला दर्रा पार करना होगा। किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? बहुत फेमस है ये, स्कॉटलैंड का एक शहर है एबरडीन, इसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है।
अब यहाँ पर प्रश्न है कि किस देश की सीमा इजराइल से बॉर्डर शेयर करती है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष था, तो इजराइल से कौन कौन से देश शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया। आप देखोगे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन ये तीनों एशिया महाद्वीप के देश हैं, जबकि मिस्र की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के देश है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। ये सभी राजधानियां आपके आरओ एग्जाम्स में पूछी गई थी अलग अलग जो है कि टॉपिक को लेकर, तो इसलिए आपको ये पता रहना चाहिए कि ये राजधानियां अगर पूछ ली जाए तो आप बता सको। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा जो पठार होता है तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। कौन सा सेल क्रम भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, तो वो होता है गोंडवाना क्रम का सेल, जो कि 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है भारत को। और इस गोंडवाना क्रम में कुछ प्रमुख नदी घाटी क्षेत्र आते हैं जहां से हमें कोयले की प्राप्ति होती है, जैसे दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, वर्धा नदी घाटी, ये सभी कुछ प्रमुख जो है कि गोंडवाना क्रम में आती हैं। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम जो है कि सबसे गहराई का बंदरगाह माना जाता है, और विशाखापट्टनम आपके आंध्र प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न है आपका, लोहा और इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है, तो आप देखोगे कि जमशेदपुर जो कि झारखंड का है, राउरकेला ओडिशा का है, सलेम तमिलनाडु का है, इसके आसपास सभी प्रकार के कच्चे माल उपलब्ध होते हैं, इसलिए ये लॉ इंडस्ट्री जो है कि अच्छी काम करती है। लेकिन दुर्गापुर की बात करें जो वेस्ट बंगाल में, इसके आसपास ईंधन या कोयला तो मिल जाता है परंतु कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता यहाँ पर। लाल सागर किसका उदाहरण है दोस्तों, तो ये अक्षय द्रोणी का उदाहरण है। पूछा जाता था कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये कितने राज्यों से जाती है, तो हमारे यहाँ ये 8 राज्यों से जाती है। अगर मैं पश्चिम से पूरब की ओर चलूं तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम, ये सबसे लास्ट हो जाता है आपका पूर्वी क्षेत्र। पश्चिम से पूरब की क्रम की बात करेंगे पहाड़ियों की, तो गारो, खासी, जयंतिया, फिर नागा। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय पर स्थित है और नागा जो है आपके नागालैंड पर स्थित है। अब यहाँ पर सही सुमेलित के लिए पूछा जा रहा है, जैसे सबरीगिरी की बात करें तो ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं, घाट प्रभा की बात करें तो ये सिंचाई परियोजनाएं हैं, रामगंगा की बात करें तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है, इडुक्की की बात करें तो यह भी जल विद्युत परियोजना है जो कि पेरियार नदी केरल में स्थित है। जलप्रपात की बात करें तो दूध सागर ये मांडवी नदी पर स्थित है गोवा में। डुडुमा की बात करें तो मच्छकुंड नदी पर स्थित है जो कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। गोकाक की बात करें तो घाटप्रभा नदी कर्नाटक में स्थित है। जोग प्रपात की बात करेंगे तो शरावती नदी कर्नाटक में है। और अभी मैंने आपको कुंचिकल जलप्रपात भी बताया था जो वराही नदी पर है और कहां पे, कर्नाटक में है। नेक्स्ट आप यहां पर देश देखोगे और राजधानी देखोगे तो गिनी बिसाऊ, इसकी राजधानी बिसाऊ है। ताइपान की बात करें ताइपेई है। निकारागुआ की बात करें तो मानागुआ हो गई। मालदीव की बात करें तो माले हो गई। और इसकी मुद्रा का नाम याद रख लो, रूफिया, क्योंकि अभी भारत और मालदीव का डिस्प्यूट हो गया था ज्यादा, मुइजुद्दीन से जो है कि ज्यादा उनके दिमाग खराब हो रहे थे, तो मोदी जी ने जो है कि लक्षद्वीप घुमा और वहां का सारा टूरिज्म जो है कि उठा के लक्षद्वीप शिफ्ट कर दिया। तो वहां की मुद्रा भी पूछ सकता है, रूफिया याद रख लेना। क्षेत्र की बात करें और स्थानांतरित कृषि की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतेरे कहते हैं, वालतेरे। और नॉर्थ ईस्ट में इसे झूम खेती भी कहते हैं और एमपी और छत्तीसगढ़ में इसको डाहिया भी कहते हैं। अगला है यहाँ पर एल्यूमिनियम कंपनी और उसकी स्थिति। तो बाल्को की बात करेंगे तो ये कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। हिंडाल्को की बात करेंगे तो रेणुकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाल्को की बात करेंगे तो कोरापुट ओडिशा में स्थित है। इंडिया एल्यूमिनियम कंपनी की बात करेंगे तो हीराकुंड ओडिशा में स्थित है। यहाँ पे कुछ नदी है और उनके किनारे नगर की बात करें, जैसे नील नदी की बात करेंगे तो यहाँ पे खार्तुम है जो कि सूडान की राजधानी है। यहीं पर व्हाइट नील और ब्लू नील नाम की जो नदियां हैं वो आकर मिलती है और फिर एक नील नदी के नाम से चलती है आगे। यानी खार्तुम में एक व्हाइट नील आती है और एक ब्लू नील आती है, ये दोनों जो है कि मिलने के बाद नील नदी के नाम से आगे बढ़ती हैं। जैरे की बात करें, जैरे या जायरा नदी, ये ब्राज़ाविले जो है कि इनके समीप है और ब्राज़ाविले जो है कि आपके कांगो की राजधानी है। राइन नदी के तट पर रॉटरडम है जो कि नीदरलैंड का बंदरगाह भी है। सीन नदी पर आप देखोगे पेरिस है जो कि फ्रांस की राजधानी है। आगे देखते हैं, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहता है, फजेंडा कहा जाता है। और यहाँ पे एक सेंटोस नाम का बंदरगाह है जिसको कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं क्योंकि सबसे अधिक कॉफी का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, जो दक्षिण जर्मनी है उसमें, तो लुडविग्स नहर जो है दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। सॉल्ट सेंट मारी नहर जो है ये कनाडा में होती है। सफेद सागर नहर ये रूस में है और वोल्गा दोन नहर ये भी रूस में है। तो ये कई बार पूछ लिया गया है इसलिए इसको याद रख लेना। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क, अब देखो झांसी जो है कि हमारे यूपी में, हालांकि ये समुद्र के किनारे नहीं है, तो रानी झांसी समुद्री जो पार्क है ये अंडमान निकोबार में स्थापित किया गया 1996 में।
वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में आर्द्रता कितनी है या नमी कितनी है, उसी पर यह निर्भर करेगी, उतनी ही वो वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय वन अगर जो विशेषता की बात करें तो साइलेंट वैली यानी केरल की विशेषता है, क्योंकि 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तो इसलिए वहां पे जो है कि वर्षा अधिक होती है। शंकुधारी वृक्ष जो होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति जिनको मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं, तो जैसे सुंदरवन हो गया पश्चिम बंगाल की, और पतझड़ वन होते हैं, ये राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं। अब हम चलेंगे अपने 2016 के प्रश्न पे, और यहां पर आप देखोगे बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन फैक्चुअल स्तर के रिपीट हो रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, नेलांग घाटी पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में। यहाँ पे कुछ पवन है उसकी लोकेशन, जैसे फॉन पवन की बात करें तो आल्प्स पर्वत पे चलती है, मिंस्ट्रल की बात करेंगे तो राइन नदी घाटी में चलती है, खमसिन की बात करेंगे तो मिस्र में चलती है, और बोरा की बात करेंगे तो एड्रियाटिक सागर के तट पर ये इटली में चलती है। झीलों का अवरोही क्रम यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे बड़ी झील जो है कि आपकी सुपीरियर झील है, इन ऑप्शन में दिए गए अनुसार मैं बता रहा हूं। विक्टोरिया झील ये आपकी इतनी हो गई, फिर बैकाल झील है, फिर यहाँ पे ग्रेट बियर लेक। अब आप कहोगे सर अभी आपने बैकाल झील को पढ़ाया था, तो बैकाल झील मैंने पढ़ाया था गहराई में सबसे अधिक गहरी मानी जाती है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में नहीं। बंदरगाह की बात करें, देश की बात करें, तो रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड का है, इगारका बंदरगाह रूस का है, मोंटेवीडियो उरुग्वे का है, जकार्ता इंडोनेशिया का है, और ये चारों ही चीजें आप ऊपर पढ़ चुके किसी न किसी ईयर क्वेश्चन में। तो ये होता है प्रश्न रिपीट होते हैं, लेकिन आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आपके प्रश्न जो रिपीट होंगे वो मैक्सिमम आपके सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे पर्वतीय दर्रा पढ़े तो माना आपने पढ़ा उत्तराखंड में, नाथुला पढ़ा आपने सिक्किम में, जोजिला पढ़ा आपने जम्मू कश्मीर में, और सिपकिला आपने पढ़ा हिमाचल प्रदेश में। कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है भारत में, तो हम एक क्रम से चलेंगे। सबसे पहले आर्कियन देखेंगे, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। तो आर्कियन आपकी सबसे पुरानी जो है कि चट्टान प्रणाली, जबकि गोंडवाना आपकी सबसे नवीनतम आपकी चट्टान प्रणाली है। फिर यहाँ पे जनजाति है और कुछ क्षेत्र हैं, तो खिरगिज जनजाति आपको मध्य एशिया में देखने को मिलेगी, बुशमैन जनजाति आपको कालाहारी देखने को मिलेगी, एनु जनजाति आपको जापान देखने को मिलेगी, बद्दू जनजाति आपको अरब में देखने को मिलेगी। किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है, तो जोजिला दर्रे से आप जा सकते हो, श्रीनगर से होते हुए कहां जाओगे, लेह जाना अगर आपको जम्मू कश्मीर श्रीनगर से, तो आप जोजिला दर्रे को पार करोगे। हालांकि अगर हम बात करें तो यह जास्कर श्रेणी में स्थित है और श्रीनगर, कराकोरम एवं लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। बनिहाल दर्रे की बात करें तो आप जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जा सकते हो, और श्रीनगर से लेह जाना होगा तो आपको जोजिला दर्रा पार करना होगा। चुंबी घाटी जो कि एक ट्रायंगल पे है, डोकलाम वाली लोकेशन पे, जो कि भारत के सिक्किम, भूटान और चीन के मिलन बिंदु यानी ट्रायंगल बिंदु पर है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। घास मैदान की बात करें और ये महाद्वीप की, तो लानोज जो घास मैदान है ये दक्षिण अमेरिका में, हालांकि ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये वेनेजुएला में पाया जाएगा। स्टेपी की बात करें तो यूरोप में शीतोष्ण घास का मैदान। प्रेरीज की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा शीतोष्ण घास का मैदान। वेल्ड की बात करें तो अफ्रीका में देखने को मिलेगा शीतोष्ण घास के मैदान। कौन सा राज्य है जो देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा कर लेता है, तो वो होता है आपका कर्नाटक। औद्योगिक क्षेत्र और यहाँ पे देश की बात करें, जैसे किनकी औद्योगिक क्षेत्र आपका जापान में है, कैंटन आपका चीन में है, लोरेल आपका फ्रांस में है, और बेलो हॉरिजेंटले ये आपका ब्राजील में। हालांकि मैं इस लोकेशन को पढ़ाऊंगा आपको वर्ल्ड मैप में, ये भी मेरी लिस्ट में है। किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक होती है, तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचित भूमि सबसे अधिक की जाती है पूरे भारत में। लगभग 29% जो है कि सिंचित भूमि का क्षेत्र नलकूपों से सिंचाई करता है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे केंद्र और खनिज की बात करें तो मकूम जो है वो कोयला खनन के लिए जाना है, डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए है, कोरापुट आपका बॉक्साइट के लिए है, चित्रदुर्ग आपका मैग्नीज के लिए है। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी जो कि अन्नामलाई पर्वत पे केरल में, और दूसरे नंबर पे आती है आपकी दोदा बेट्टा जो कि नीलगिरी पर्वत पे होती है। फिर आगे देखो, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट से नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट से। तातीपाका तेल शोधन कारखाना जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो चेन्नई में होती है, क्योंकि ये आपके दक्षिण पश्चिम मानसून के जो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है उसमें अवस्थित होता है, या बंगाल की खाड़ी के समानांतर। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको हम लोग लौटते हुए मानसून कहते हैं, और ये स्टेटमेंट मैंने आपको पहले या दूसरे पेपर जो 2023 या 2022 के पेपर में पढ़ाया है। अब यहाँ पे कुछ बांध है, जैसे सरदार सरोवर बांध, हालांकि इसका निर्माण जो है कि गुजरात में हो रहा है, नर्मदा नदी पर है। तिलैया बांध बराकर नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवी ध्रुवी सदा झुकी हुई होती है, किधर, दीर्घवृत्तीय धुरी में 23.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है।
बिग बैंग जो सिद्धांत है ये किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो ये ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। हालांकि इस सिद्धांत को 1912 में जो है कि जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। अब आ जाते हैं हम अपने आखिरी पेपर की ओर, 2015 के पेपर को कवर करेंगे। तो इसको देख लेते हैं, विश्व का प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? तो भाई विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो कि रूस की है। विक्टोरिया झील की बात करें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, क्योंकि सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील हो जाएगी। अब यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है आपका। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील जो कि पेरू और बोलीविया के तट पर है, टिटिकाका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टंजनाइका झील या टंगानिका झील। यहाँ पे मरुस्थल और उसकी लोकेशन पूछी जा रही है। जैसे कालाहारी जो मरुस्थल है ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में आपको 3 देशों के बीच में इसका विस्तार मिलेगा, जहां पे बुशमैन जनजाति भी पाई जाती है कालाहारी में। गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया और चीन की सीमा रेखा पर है। चिहुआहुआन मरुस्थल ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के सीमा रेखा पे। सहारा मरुस्थल की बात करेंगे तो ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में मिलता है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। यहाँ पे कुछ उद्योग हैं, जैसे कागज उद्योग आपका ओंटारियो में डेवलप है कनाडा में। मोटर सिटी की बात करें, मोटर उद्योग डेट्रॉइट यूएसए में है। रासायनिक की बात करेंगे तो टेक्सास ये यूएसए में है। और मोटर कार की बात करें तो नागोया जापान में स्थित है। अब यहाँ पर पूछा जाता है 40 कबीलों का देश किसे कहते हैं? किर्गिस्तान को कहते हैं। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चिली में होता है। दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। वायुमंडल की परतों का क्रम, जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो आपको कौन सी जो है कि वायुमंडल मिलेगी? तो सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल मिलेगी 18 किलोमीटर तक, फिर समताप मंडल मिलेगी 50 किलोमीटर तक, फिर मध्य मंडल मिलेगी फिर 80 किलोमीटर तक, फिर आयन मंडल मिलेगा और फिर बहिर्मंडल मिलेगा। तो आप देखोगे सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। स्वर्णिम ट्रायंगल या इसको गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं, जो कि अफीम उत्पादन देश के रूप में जाना जाता है, जिसमें आप देखोगे गोल्डन ट्रायंगल में आपको नीचे देखने को मिलेगा एशियाई देशों में, जो दक्षिण एशियाई देश है, जिसमें आपको कंबोडिया, लाओस ये सब देखने को मिलते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल की बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप में, महासागर में आती है। रेड बेसिन की बात करेंगे तो चीन में होती है, जो कि हांगो नदी का है। और सुदूर पूर्व का जो चावल का कटोरा कहलाता है वो म्यांमार का कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ बांध है और नदियां, जैसे ग्रैंड कुली बांध की बात करेंगे तो कोलंबिया नदी पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हूवर बांध की बात करेंगे तो एक कोलोराडो नदी पर, संयुक्त राज्य अमेरिका। नूरेक बांध जो कि बख्श नदी पर है, ताजिकिस्तान में। काहोरा बांध जो काहोरा बासा है, ये जाम्बेजी नदी पर है, मोजाम्बिक में। कौन सा ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन होता है? घोस्ट टाउन का मतलब होता है जहां पे लोगों ने रहना छोड़ दिया हो, जहां पे किसी प्रकार की पानी या जैविक घटक की उत्पत्ति ना हो रही हो। तो ये भारत में 3-4 जगह, जैसे कुलधारा हो गया, धनुषकोडी हो गया, लखपत हो गया। फिर आगे हम देखते हैं झील और राज्य की बात करें, जैसे अंचार झील की बात करें तो ये श्रीनगर में स्थित है। हमीरसर झील की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। कोलेरू झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। फुलहर झील की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अंचार झील आपके श्रीनगर, हमीरसर झील ये आपको हमीरपुर के हिसाब से यूपी नहीं लगाना है। हमीरसर गुजरात में, कोलेरू आंध्र प्रदेश और फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत में। टोडा जनजाति की बात करेंगे तो तमिलनाडु में आती है। लेपचा जनजाति सिक्किम में, बिरहोर जनजाति झारखंड में, गोरा जनजाति मेघालय में। गोरा खासी जनतियां जो है ये सभी की सभी हैं। फिर यहाँ पे गर्म जल के कुछ स्रोत हैं, जैसे मणिकरण या मणिकरण कह दो, हिमाचल प्रदेश में आता है। ज्वालामुखी ये भी हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी मध्य प्रदेश में। तप्त पानी ये आपका ओडिशा में। तो ताता पानी नहीं, तप्त पानी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ताता पानी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। झीलें और अवस्थिति की बात करें तो अष्टमुडी ये केरल में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में, हालांकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा पर है, लेकिन अगर ऑप्शन में केवल एक दिया हो तो आप तमिलनाडु भी एक्सेप्ट कर सकते हो। रूपकुंड की बात करें उत्तराखंड में। सूरज कुंड की बात करेंगे तो हरियाणा में है। फिर आगे यहाँ पे चलते हैं, 2 प्रश्न आपके और बचे हुए। कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो उसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, कपासी मृदा कह सकते हो, काली मृदा कह सकते हो, बेसाल्टिक चट्टान कह सकते हो, या फिर आप प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला जो हिस्सा होता है, यही दक्षिण भारत का हिस्सा मुख्य रूप से रेगुर मृदा से विकसित हुआ, यानी बेसाल्ट के अपक्षयन से। किसे दामोदर नदी से निकाला गया? तो एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। सरहिंद नहर की बात करें तो सतलज नदी से निकाली गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी के PYQ कंप्लीट हो चुके हैं। और इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी के भी जो है कि कंप्लीट कर दिए, हालांकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, चलूंगा अब मैं दवाई लेने। और इसके बाद अब हमारा जो अगला टारगेट होगा वो हमारा हिस्ट्री होगा, जिसमें हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट रहेगी, मेडिवल रहेगी, मॉडर्न रहेगी और आर्ट एंड कल्चर रहेगी। ये सारे के सारे PYQ इसमें शामिल रहेंगे। और इसके बाद हम लोग या तो एनवायरमेंट को उठा लेंगे या फिर इकोनॉमिक्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आप इसकी PDF को भी ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आपको वहां पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।